जो नेक्स्ट चीज़ है समझने वाली वो ये है कि डिज़ाइन के नॉर्मली जो रिस्पॉन्स होते हैं या डिज़ाइन जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, ठीक है? देयर आर 3 रिस्पॉन्सेज़ टू अ पीस ऑफ डिज़ाइन। जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करते हो, उसके 3 रिस्पॉन्ड होते हैं या उसका 3 किस्म का डिज़ाइन बनता है। पहला येस, नो एंड वाओ। एक डिज़ाइन होता है जो येस हाँ ठीक है एक्सेप्ट हो जाता है। दूसरा नहीं एक्सेप्ट होता, नहीं ठीक बना हुआ। तीसरा वाओ होता है कि बेहतरीन डिज़ाइन है, इसमें ना कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है ना कुछ और। तो जो वाओ इफ़ेक्ट है उसके लिए हमने एम करना है और हमने इसीलिए अपने प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, रूल्स को पढ़ना है, ताकि हमें ओवरऑल एक वाओ डिज़ाइन बनाना आ जाए, ठीक है? तो कोशिश ये करेंगे कि जो भी ओवरऑल हमारा फोकस है वो एक बेहतरीन डिज़ाइन की तरफ होना चाहिए। और बेहतरीन डिज़ाइन कैसे बनता है? जब आप रूल्स को फॉलो करते हैं। डिज़ाइन का हमने शुरू में पढ़ा था कि डिज़ाइन बनता ही रूल्स को फॉलो करके है। आर्ट जो है उसमें कोई रूल्स नहीं होते। आर्ट बेहतरीन समझी जाती है अगर वो किसी भी रूल को फॉलो ना करे। जितने रूल्स को वो तोड़ती है उसको उतना बेहतर समझा जाता है। लेकिन रूल्स जो हैं हमारे डिज़ाइन के वो थोड़े से डिफरेंट हैं। उसमें आप जितना रूल्स को फॉलो करोगे आपका डिज़ाइन उतना अच्छा बनेगा, ठीक है? तो इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे जो डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं, जो डिज़ाइन के रूल्स हैं, वहाँ पे हम लोग सारा कुछ फॉलो करें और अपने डिज़ाइन को बेहतरीन बनाएं, ठीक है जी? सो सबसे पहला जो एलिमेंट है डिज़ाइन का वो है जी लाइन, ठीक है? उसके बाद शेप है, फिर वैल्यू है, वैल्यू क्या होती है उसको हम देखेंगे। कलर का आपको पता है थोड़ा बहुत, उसको भी देखेंगे। टेक्सचर क्या होता है, स्पेस क्या होती है और साइज़ क्या होता है, ठीक है? तो सेवन सेवन जो है वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं। ये याद रहे कि जो मैं आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये मैंने काफ़ी बुक से फॉलो करके और फिर इसको फाइनलाइज किया है। माइट भी इंटरनेट के ऊपर आपको सिर्फ 5 एलिमेंट्स मिलें, 4 मिलें। नॉर्मली ये होता है कि वो एलिमेंट्स को, रूल्स को कहीं मिक्स कर रहे होते हैं। तो ये जो मैं आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये डिफरेंट बुक्स से मैंने देख के और फिर फाइनलाइज किया कि 7 जो हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है? तो इसमें लाइन है, शेप है, वैल्यू है, कलर है, टेक्सचर है, स्पेस एंड साइज़ है, ठीक है? तो इनको एक-एक करके हम डिटेल में देखेंगे कि ये डिज़ाइन में किस तरह यूज़ होते हैं। नॉर्मल डिज़ाइंस में सैंपल्स के साथ देखेंगे कि वहाँ पे क्या इनका काम होता है, ठीक है? लाइन को आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा लाइन क्या होती है, शेप आपको पता है शेप क्या होती है। वैल्यू थोड़ा-सा देखेंगे कि डिज़ाइन में वैल्यू किसको कहा जाता है। कलर हमें बहुत अच्छे से पता है कलर क्या होता है, ठीक है? और टेक्सचर देखेंगे क्या चीज़ होती है, स्पेस क्यों डिज़ाइन में ज़रूरी है और साइज़ का क्या मकसद है, ठीक है जी? मैं आप लोगों के जल्दी से कमेंट्स देख लूँ फिर हम चलते हैं आगे। सर आर्ट स्टूडेंट 4 साल ये सब ये किया सब ठीक है देख लेंगे। मुझे डिज़ाइन भी साथ सेंड कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने 4 साल में क्या सीखा है। अच्छा जी, सर पीपीटी पे अपना पॉइंट लिखते हुए हैं जिनको समझाने के बाद आप फ़ायदे करते हैं वो तो सेंड कर दें प्लीज़, थैंक्स। पीपीटी पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको समझाने के बाद आप फेड करते हैं। चलें मैं आपको मैंने वैसे जो वीडियोस में होता है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें सिंपल, ठीक है? वो जो सारे पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको आइडिया हो जाएगा। आज मैं वैसे आपको दिखा भी दूंगा सारे, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि हमने सारा कुछ कवर कर लिया, ठीक है? शेप बिल्डर टूर हमारा रहता है तो आज वो कर लेंगे, तो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप उसकी स्क्रीन ले लीजिएगा। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइन है। लाइन की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है जो हमने पेन टूल पढ़ते हुए थोड़ी सी रिवाइज भी की थी कि लाइन का मतलब ये है कि जो दो एंकर पॉइंट्स को चीज़ मिला रही होती है उसको लाइन कहा जाता है, ठीक है? कि दो एंकर पॉइंट्स को आपस में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके जो बहुत करीब होते हैं जिसकी वजह से एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आपस में उनका कनेक्शन क्रिएट हो रहा होता है, तो उसको लाइन कहा जाता है। लाइन के डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे, मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। बोल्ड लाइन होती है, थिन लाइन होती है, डॉटेड लाइन होती है, रैंडम लाइन होती है, कर्व होता है, ठीक है, जिगजैग में होती है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं लाइंस की, डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है? और डिज़ाइन में भी उसी तरह से हम आ, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मेन चीज़ जो है डिज़ाइन में लाइन को हम लोग पहले आर्ट में देखते आए हैं, डूडल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। आप में से कुछ बच्चों के जो रजिस्टर्स हैं उनकी बैक साइड कुछ इस तरह की होगी, जो बच्चे कुछ क्रिएटिव होते हैं जिनका हाथ रुकता नहीं है, बस वो कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो अक्सर औकात रजिस्टर क्योंकि जो बैक साइड्स होती हैं वो कुछ इस तरह की बनी होती हैं, तो वो लाइंस यूज़ करते हुए, बोल्ड लाइंस, थिन लाइंस यूज़ करते हुए इस तरह के डूडल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है? इट्स नॉट अ डिज़ाइन, ये एक आर्ट है, ठीक है? सिंपल आपके माइंड में एक चीज़ होती है जो आप पॉइंटर को यूज़ करते हुए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा डिज़ाइन में नॉर्मली ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर हम आइकन्स क्रिएट कर रहे होते हैं लाइंस को यूज़ करके, ठीक है? उसमें कभी लाइन को फिल कर दिया जाता है, कभी आउटलाइन किया जाता है चीज़ को, तो उससे हम लोग एक बहुत एलिगेंट किस्म के आइकन्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है? आइकन्स क्रिएट होते हैं।
लाइंस के थ्रू। आप लोगों ने कुछ ट्रेसिंग्स भी की हैं, कुछ स्केचेस को ट्रेस करके हम सिंपल एक आइकन क्रिएट कर सकते हैं, तो ये ओवरऑल लाइन के थ्रू हम कर रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ मज़ीद मिनिमल आइकन्स होते हैं जिसके अंदर कोशिश की जाती है कम से कम डिटेलिंग हो। ये जो पहले हमने आइकन्स देखे इनमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत डिटेल्ड आइकन्स हैं। लेकिन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें कोशिश ये की गई है कम से कम हम लोग डिटेलिंग दें और ओवरऑल जो आपका आइकन है वो शो भी कर रहा हो कि क्या चीज़ बनी है, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि लोगो में और आइकन में क्या फ़र्क होता है। क्या हम आइकन को एज अ लोगो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। तो फ़िलहाल हम जस्ट आइकन्स को देख रहे हैं कि लाइंस को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह से आइकन्स वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट शेप है, ठीक है। लाइन का सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ है कि वो दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही होती है। अब डिज़ाइन में लाइन कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे यूज़ हो रही होती है, वो इंशाल्लाह हम लोग जब ओवरऑल आपके रूल्स जब पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। शेप क्या होती है, कोई बता सकता है शेप को अगर डिफाइन करना हो, किसी बंदे को नहीं पता शेप क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे आप, किसी को शेप कैसे बताएंगे कि शेप की ये डेफिनेशन है, हम किस चीज़ को शेप कह सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? कोई माइंड में आपकी डेफिनेशन आती है शेप को सुन के? गूगल ना कीजिएगा, जो आपके माइंड में वो सुनना चाह रहा हूँ कि शेप किसको कहते हैं, या लाइन में और शेप में फ़र्क क्या है? क्लोज्ड पाथ, ठीक है। इसके अलावा किसी के माइंड में कोई और डेफिनेशन हो, क्लोज पाथ हो, कोई और आसान अल्फाज में बता सकें? कम्बिनेशन ऑफ लाइंस मेक शेप। ज़रूरी नहीं है कि कम्बिनेशन ऑफ लाइन शेप ही क्रिएट करे। एनी रिलेटेड है प्राइवेट कॉन्टैक्ट रिलेटेड, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एनीथिंग मेड बाय यूजिंग डिफरेंट लाइंस, ठीक है। सर मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये आ जाता है कि शेप जो है वो मल्टीपल लाइंस को ज्वाइन करके बनती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड एंड कलेक्शन ऑफ लाइंस डिफाइंड अ शेप। देखें, ज़रूरी नहीं है कि लाइंस को मिल के शेप बने। दो पैरेलल लाइंस क्या शेप बनाती हैं आपस में? वो भी कलेक्शन ऑफ लाइंस है, लेकिन दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो शेप नहीं बनाती। शेप मीन्स सर्कल, रेक्टेंगल, ईटीसी, ठीक है। टू ड्रॉ सम आइडिया, टू इलस्ट्रेट समथिंग, उसमें फिर ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिक शेप्स आ जाती हैं। लाइंस एंड कर्व्स जॉइन टू क्रिएट अ फिगर, ठीक है। जब जॉइन हो जाती हैं चीज़, जैसे शुरू में स्टूडेंट ने कहा कि क्लोज पाथ को कहा जाता है शेप, ठीक है। लाइन जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आके जब ख़त्म होती है तो उसको एक शेप कहा जाता है, यानी कि वो एक शेप कंप्लीट करती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम कलेक्शन ऑफ लाइंस या कुछ लाइंस को मिला के शेप बनाई जाती है। माइट भी लाइंस जो हों पैरेलल लाइंस हों जो कभी मीट ही नहीं होती, तो वो शेप नहीं बनेगी। जब तक जो पाथ है वो क्लोज नहीं होगा तब तक वो एक शेप कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। तो शेप हमने बहुत डिफरेंट किस्म की शेप्स देखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल है, ओवल है, एलिप्स है, क्रीसेंट है, तो बहुत डिफरेंट किस्म के हमारे पास शेप्स हैं जो हमने कुछ क्रिएट भी की हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर के अंदर आपने मल्टीपल शेप्स इसमें से क्रिएट भी की हैं, तो काफ़ी हद तक आप लोगों को आइडिया होगा। इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि शेप किस किस्म की होती है, ठीक है। अच्छा, जो भी चीज़ हम देखते हैं उसको कोई ना कोई शेप होती है, ठीक है। शेप किसी भी तरह की हो सकती है, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक हो गया, ठीक है। अब इन शेप से मिला के हम कुछ इस तरह की चीज़ें बच्चों ने बनाया करते थे, ट्राइंगल, स्क्वेयर्स को मिलाया और फिर हमने एक शेप बना दी और उससे एक फाइनल हमारे पास एक इलस्ट्रेशन बन गई जिसको हम एक हाउस कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप इलस्ट्रेटर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और शेप्स को यूज़ करें तो इस तरह की चीज़ बनती है, ठीक है। थोड़ा सा यानी कि एडवांस लेवल पे शेप्स को लेके जाया जाए, थोड़ा सा प्ले किया जाए उसके साथ, तो कुछ इस तरह की चीज़ हमारे पास बन रही होती है जस्ट फॉर प्रैक्टिस या फ़न, ठीक है। उसके बाद इसका और प्रैक्टिकल यूज़ अगर हम निकालें तो ये एक समझ लें कि आर्ट है जिसको लो पॉली आर्ट कहा जाता है, LOWPOLY, लो पॉलीगॉन या लो पॉली आर्ट, जिसमें नॉर्मली आपके ट्राइंगल्स या डायमंड शेप्स को एक पिक्चर के ऊपर क्रिएट किया जाता है और उससे एक कंप्लीट फ़ोटो क्रिएट होती है या एक ओवरऑल इलस्ट्रेशन क्रिएट होती है। ये जो ओवरऑल मेथड है ये नॉर्मली आपके पोस्टर्स में यूज़ होता है। इसके अलावा अब इस तरह की ऐप्स आ गई हैं जिसमें आप पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर क्रिएट ही इस तरह की होती है, ठीक है।
तो मेन जो चीज़ है ये शेप्स इस तरह से क्रिएट हो रही होती है। इसके अलावा शेप्स बहुत डिफरेंट जगह पे यूज़ होती हैं, इवन कि आपके बैकग्राउंड वगैरह पे यूज़ हो रही होती हैं। आगे चल के हम डिज़ाइंस देखेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसमें हम लोग शेप्स को कहाँ इम्बेड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइक लाइन दो एंकर पॉइंट्स को मिला के बनती है, जबकि शेप दो से ज़्यादा एंकर पॉइंट्स को मिला के शेप बनती है। ठीक हो गया। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन इज कॉल्ड शेप। ओके, ठीक है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो, अगर आप में से कोई इसमें इंटरेस्टेड हो, जो ये चीज़ क्रिएट करना चाहता हो, इस तरह के लो पॉली आर्ट क्रिएट करना चाहता है, तो उसके बारे में मज़ीद सर्च कर सकता है, ठीक है। इशू इसका ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, इसमें आपको कलर्स वगैरह करने में और शेप्स क्रिएट करने में, शेप्स को मिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। बट इट्स फॉर फन कि आप किसी को बर्थडे गिफ्ट के ऊपर इस तरह की चीज़ बना के दे सकते हैं। तो ओवरऑल जो मेन चीज़ है, ये अपनी डिस्प्ले पिक्चर वगैरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है, ठीक है जी। शेप होगी, इसके बाद वैल्यू है। वैल्यू क्या होती है मुझे बताएंगे आप लोग? उर्दू में अगर हम वैल्यू का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, वैल्यू किसको कहा जाता है? अगर डिफ़ाइन करें वैल्यू को तो किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? ठीक हो गया। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते जाएं साथ साथ। अच्छा जी, वर्थ को कहा जाता है वैल्यू, ठीक है सर। इतनी मेहनत करके हमने देने वाले मुफ्त में किसी को गिफ्ट ठीक है जी, ना दे मुफ्त में गिफ्ट, गिफ्ट के पैसे लेंगे आप लोग, चलें। इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस, वर्थ। सर आर्ट में वैल्यू कलर की ब्राइटनेस या डार्कनेस के बारे में होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वालिटी ऑफ समथिंग, कीमत या प्राइस। अहमियत, ठीक है, ये एक प्रॉपर वर्ड है अहमियत, जो हम उर्दू में यूज़ करते हैं कि इस चीज़ की अहमियत क्या है, ठीक है जी। अब बात ये आती है कि डिज़ाइन के अंदर वैल्यू कैसे डिफ़ाइन की जाती है। हम किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा करना चाहते हैं डिज़ाइन में तो कैसे करेंगे, किसी चीज़ की वैल्यू कम करना चाहते हैं ताकि हम ये ना हो कि हमारे व्यूअर का या यूज़र का जो सारा फोकस है वो इस चीज़ पे ना आ जाए, बाकी चीज़ों पे जाए, तो उसकी वैल्यू कम कैसे करेंगे, या हम किसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो उस पे उसकी वैल्यू ज़्यादा कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा देखते हैं। ये एक एग्जांपल दी हुई है आपके पास कि वैल्यू किसकी ज़्यादा किसकी कम है। जिस चीज़ में डार्क कलर होगा या इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, कंट्रास्ट ज़्यादा होगा, उसकी हमें समझ आती है कि वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी ओवरऑल इंटेंसिटी कम होगी, कलर कम होगा, कंट्रास्ट लाइट होगा, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। यहाँ कुछ डिज़ाइन के अंदर मैंने यहाँ पे पोस्टर डिज़ाइन पोस्ट किए हैं, तो उसके अंदर आप कुछ देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। लेफ्ट वाले को हम देखें तो यहाँ पे हमें कलर के थ्रू नहीं, हमें साइज़ के थ्रू वैल्यू समझ आ रही है कि ये जो 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनकी इस पोस्टर में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कोई ओवरऑल कोई समझ लें कि गैलरी है जहाँ पे वो अपना काम सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। कोई इनकी एग्जीबिशन हो रही है जहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट अपना काम सबमिट करवा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने पहली चीज़ लिखी है सबमिट योर वर्क, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने इस तरह से बड़ी करके दिखाई हुई, इसकी वैल्यू ज़्यादा है ताकि आप फ़ौरन आपका फोकस इस पे जाए। उसके बाद किसकी वैल्यू है, जो नीचे यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे काम सबमिट करना है, यहाँ पे, ठीक है। बी अ पार्ट ऑफ dtank.com, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल उन्होंने अपना काम सबमिट करवाने के लिए कि यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट दी हुई है, तो यहाँ पे एक ओवरऑल एग्जीबिशन वगैरह हो रही होगी जहाँ पे अपने डिज़ाइन लोग सबमिट करवा रहे हैं, तो उन्होंने एक पोस्टर क्रिएट किया उससे रेलिवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कलर से वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं दी जितनी उस साइज़ के थ्रू दी हुई है। उसी तरह से अगर राइट साइड पे हम पैसेंजर मूवी का एक पोस्टर देखें तो उसके अंदर उन्होंने कलर के थ्रू वैल्यू दी हुई है कि यहाँ पे साइज़ और कलर दोनों यूज़ करते हुए उन्होंने जो टाइटल है वो बहुत बड़ा करके दिखाया है, ठीक है। उसके बाद उनके स्पॉन्सर्स हैं या उनके जो लोगोज़ हैं, उनका जो ओवरऑल लोगो है वो बहुत छोटा किया हुआ है, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात वैल्यू से आ रही है हमारे सामने कि हमने किस चीज़ को कितनी वैल्यू देनी है। उसके अलावा उनके पास जो एक, क्योंकि ये पोस्टर है इसमें कोई ट्रेलर वगैरह नहीं दिखाया जा सकता, जस्ट इमेज और कुछ टेक्स्ट के थ्रू वो बता सकते हैं कि ओवरऑल इस मूवी में क्या हो रहा है, तो उन्होंने वो एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो उस टेक्स्ट को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस देने के लिए, वैल्यू देने के लिए उन्होंने उसको भी एक अच्छा कलर दिया हुआ है जो ओवरऑल डिज़ाइन को कम्प्लीमेंट कर रहा है,
ठीक है। तो ये एक ओवरऑल मेथड है जिसके थ्रू हम वैल्यू दे रहे होते हैं अपने डिज़ाइन को, या किसी भी चीज़ को ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट करना हो, तो एक इस तरह से कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कलर आ जाता है, ठीक है। मज़े की बात यह है कि कलर को डिफ़ाइन करना मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। कोई बंदा है जो देख नहीं सकता, उसको कैसे बताएंगे कलर क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, सर वॉइस के प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ। मेरे पास तो वॉइस ठीक आ रही है, अपना जो ब्राउज़र है वो एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देखें। अच्छा जी, वंडरफुल मूवी बाय द वे, ठीक है जी। सर आपने देखी है ये मूवी? जी बिल्कुल मैंने देखी हुई है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मूवी मिलेगी जो मैंने नहीं देखी होगी। बहुत कोई छुपी छुपाई मूवी तो वो अलग बात है, वरना नॉर्मल जो भी मूवी या सीज़न वगैरह आता है वो मैंने देखा होता है या मैं देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे शौक है इन चीज़ों का, सिंपल सी जो बात है। अच्छा, कलर को कैसे डिफ़ाइन करें? किसी के माइंड में कोई आइडिया हो इस तरह का कि वो कलर को डिफ़ाइन कर सके? वरना कलर को डिफ़ाइन करना एक बहुत मुश्किल काम समझा जाता है। उसकी वजह ये है कि हर जो हमारे आसपास के लोग हैं वो जस्ट कलर को आंख से देखते हैं, उसको डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और साइंस ये कहती है कि हर बंदे को कलर डिफरेंट नज़र आता है। जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है माइट भी दूसरे बंदे को वो ब्लू उतना डार्क नज़र ना आए जितना आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये साइंस कहती है। इसके अलावा एक और थ्योरी मैंने पढ़ी थी कि हमारे नज़दीक माइट भी जो अब थोड़ा सा समझिएगा कि थ्योरी है क्या चीज़। वो ये कहते हैं कि जिस चीज़ को आप ग्रीन कह रहे हो माइट भी किसी और के नज़दीक वो चीज़ ब्लू हो। कि आपकी आंख को जो चीज़ ग्रीन नज़र आती है, जिसके नज़दीक आपकी डेफिनेशन है कि जो ग्रीन कलर होता है, जो घास का ग्रीन है, जो पत्तों का ग्रीन है, वो ग्रीन कलर है, ठीक है। बट किसी और के माइंड में जो आपका ब्लू है उसको ग्रीन की जगह नज़र आता हो, यानी कि उसको घास ब्लू नज़र आता हो, उसको दरख्त ब्लू नज़र आते हैं और वो उसको ही ग्रीन कहता हो। तो ये एक थ्योरी मौजूद है कि आपके कलर्स जो आपकी आंख देखती है माइट भी कोई और बंदा डिफरेंट तरीके से देखता हो, लेकिन वो उसी तरह कंसिडर कर रहा है, ठीक है। वो उसी ब्लू को ग्रीन कह रहे हैं जिस ग्रीन को आप ग्रीन कह रहे हैं। तो इस तरह की थ्योरीज कुछ हैं जो मिक्सअप की गई हैं कलर्स के नज़दीक, ठीक है। सो हो सकता है कि आप जिसको ग्रीन कहते हो कोई और उसको ब्लू समझता हो, लेकिन वो भी उसको ग्रीन ही कह रहा हो, ठीक है। उसका ग्रीन और आपके ग्रीन में फ़र्क हो। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, जब मूवी के नाम ना सेंड करें, मैंने देखी नहीं सारी, जस्ट अ सेकेंड। सर आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है? टाइम मैनेजमेंट मेरा एक अच्छा समझ लें कि एक अच्छी क्वालिटी है मेरे अंदर, जो मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर लेता हूँ, तो उसके थ्रू मैं मूवीज़ वगैरह देख लेता हूँ। अगर आप रोज़ का 1 घंटे 2 घंटे निकालते हैं तो आप हफ्ते में 7 मूवीज़ या 8 मूवीज़ देख सकते हैं। अच्छा जी, कलर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, बेशक ऐसा ही है। शॉशैंक रिडेम्पशन जी देखी हुई है, तो सब ने देखी हुई है। लूसीफर सीज़न देखा है जी, बिल्कुल देखा हुआ है। सर गूगल डेफिनेशन बचती है साइंटिफिक वाली, जी बिल्कुल वो फिर अलग चीज़ है। कलर इज़ द प्रेजेंट व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल साइंस वाली डेफिनेशन है। सेंस ऑफ विजुअल, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर आर्टिस्ट को सबसे डिफरेंट आता है, ठीक है। कलर्स प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विजुअलाइजेशन ऑफ आई, ठीक हो गया। सो कलर्स नॉर्मली डिफरेंट किस्म के होते हैं, मिलियंस ऑफ कलर्स हैं, हर कलर का कोई ना कोई शेड है। नॉर्मली 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जिससे मिलकर डिफरेंट कलर्स बन रहे होते हैं। तो ओवरऑल हमने कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो जो हमने एफ वगैरह में पढ़ी थी। इसके अलावा जो कलर्स हैं वो आपके डिफरेंट किस्म के इमोशंस इवोक कर रहे होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और डिज़ाइन में ये चीज़ यूज़ होती है। कोशिश करें कि आप अगर ये माइंड में याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इस चीज़ की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट जो मेन चीज़ है कलर कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है उसको देख लेते हैं। जो रेड कलर है आपका वो एक्साइटमेंट, पैशन और डेंजर को शो कर रहा होता है, यानी कि रेड कलर जब भी हम देखते हैं हमें एक्साइटमेंट फील होती है या उसके अलावा पैशन फील होता है, तो एक हमारे अंदर एक चीज़ इवोक हो जाती है कि हमने ये ओवरऑल इससे डरना है या एक्साइट होना है। उसकी कुछ वजूहात हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेंजर की जितने भी साइन होते हैं रोड वगैरह पे, या इवन के हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर में होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो रेड कलर उसकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि दूर तक दिखाया जा सकता है या देखा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसमें वजह क्या है कि रेड कलर को हम हर जगह पे डिज़ाइन में वहाँ यूज़ कर रहे थे जहाँ पे हम लोगों ने एक इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। मेरा पर्सनल एक मेथड ये है कि जब भी मैं लोगो क्रिएट करता हूँ जहाँ मुझे क्लियर ना हो कि मैंने कौन सा कलर यूज़ करना है, वहाँ मैं रेड को प्रेफर करता हूँ,
ये पहले रेड में ट्राई करना है उसको, और फिर कोई और कलर यूज़ करेंगे। आपके जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो रेड कलर को यूज़ करें, या एटलीस्ट ऑरेंज की तरफ चले जाए, यानी कि थोड़ा सा रेड से कम भी हो जाए, लेकिन रेड को प्रेफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोकोला है, कोकोला बहुत ज़्यादा रेड कलर यूज़ करता है, और वो शुरू से रेड ही यूज़ करें क्योंकि अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं आपको रेड, ठीक है। तो इसलिए डिज़ाइन में जहाँ भी हमने कोई इस तरह की चीज़ करनी हो या यूज़ करनी हो, जहाँ पे हमें लगता है कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करना है, तो वहाँ पे हम रेड कलर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो ब्लू कलर हैं वो ट्रस्ट या रिलायबिलिटी को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है सारा, ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो ब्लू कलर को यूज़ करें, क्योंकि उससे हमारे अंदर ट्रस्ट की फील आती है, रिलायबिलिटी की फील आती है। ये कैसे आती है, ये साइंस हमें कहती है कि जहाँ हम लोग ब्लू कलर ज़्यादा देखते हैं, हमारे अंदर उस तरह के इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को उस तरह परसीव करते हैं। तो इसलिए जो कंपनीज हैं वो इस तरह के कलर्स यूज़ करती हैं। इसके अलावा येलो कलर जो है हैप्पीनेस के लिए, चेयर के लिए, फ़न के लिए यूज़ होता है। यूथ के जितने ब्रांड्स हैं, ठीक है, टीनेजर्स के ब्रांड देखेंगे आप, अक्सर औकात वहाँ पे येलो कलर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ब्रेकआउट जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, उसमें येलो कलर आप देखेंगे। इसके अलावा ऑरेंज जो है वो प्लेफुलनेस, वार्मथ, क्योंकि ऑरेंज और येलो ऑलमोस्ट एक दूसरे के शेड्स हैं, तो ऑलमोस्ट सेम जगह पे ही यूज़ होंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो है, ऑरेंज कलर या येलो कलर जो है वो भूख को एक तरह से उजागर करता है या इंक्रीज़ करता है आपकी भूख को, जिसकी वजह से जितने भी ये आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, फास्ट फूड्स हैं, वहाँ पे येलो और ऑरेंज कलर आपको उनके टेबल्स के ऊपर, उनकी पूरी सेटिंग में ऑरेंज और येलो कलर बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये कलर जब हम ज़्यादा देखते हैं, ये हमारे आसपास होता है, तो हमारी भूख इंक्रीज़ होती है, ठीक है, साइंस ये कहती है। सो ये कोई ऐसे ही हम नहीं देखते कि कलर्स यूज़ हो रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती हैं, ठीक है। ग्रीन कलर अगर हम देखें तो वो नेचर को शो करता है, फ्रेशनेस आती है या ग्रोथ को दिखाता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को देखें तो गवर्नमेंट ग्रोथ को ज़्यादा शो करना चाहते हैं कि हम पहले से बेहतर हो रहे हैं, तो इसलिए हर जगह पे उनका ग्रीन कलर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप आउटडोर कोई भी डिज़ाइन देखते हैं, जहाँ पे फूल पौधों की बात हो रही है, तो वहाँ पे नॉर्मली ग्रीन कलर यूज़ होता है। या आपके फॉर एग्जांपल फ्रूट्स वगैरह की शॉप्स वगैरह हैं जो उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग हुई होती है, वहाँ पे ग्रीन कलर वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा पर्पल कलर है, रॉयल्टी को शो करता है, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, जहाँ पे आपके इस तरह के हाथ देखने के, या आपको जैसे फॉर ज़ोडिएक वगैरह होते हैं कि आपको क्या उसको कहते हैं, आपका दिन कैसा गुजरेगा, वो इस तरह के लोग होते हैं। अगर आप उनके एड्स वगैरह देखें, उसमें पर्पल कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो फॉरेन लोग हैं या फॉरेन ब्लॉग्स हैं, ठीक है, वहाँ पर्पल कलर आपको नज़र आएगा। तो इसके अलावा आपके पास जो पेस्टल, लाइट पेस्टल्स हैं, उसमें सॉफ्टनेस या सिक्योरिटी वगैरह को शो करने के लिए आपके लाइट पर्पल या लाइट पिंक से कलर यूज़ होते हैं। इसके अलावा वाइट कलर है, प्योरनेस, क्लीन और यूज़फुल को शो करने के लिए, यानी कि मिनिमल आप जहाँ पे अप्रोच यूज़ करना चाहती हैं, प्योरनेस दिखाना चाहते हैं, क्लीन लुक देना चाहते हैं, जैसे एप्पल की वेबसाइट वगैरह हैं, तो वहाँ पे वाइट कलर यूज़ होता है। इसके अलावा ब्लैक और वाइट दोनों मिल के यूज़ होते हैं, तो ब्लैक और वाइट का ऑलमोस्ट सेम ही कम्बिनेशन है, सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट और मिस्ट्री की फील देता है ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास गोल्ड कलर है, एक्सपेंसिव लुक देने के लिए, एलिगेंट लुक देने के लिए हम गोल्ड के शेड्स यूज़ करते हैं। और लास्ट में सिल्वर का भी ऑलमोस्ट वही काम है जो गोल्ड का है, यानी कि प्रेस्टीज, साइंटिफिक और गोल्ड फील देने के लिए हम सिल्वर यूज़ करते हैं। ये नीचे के 4 कलर्स हैं, ये नॉर्मली एक्सपेंसिव ब्रांड्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप लोग कोई ज्वेलरी का ब्रांड या फैशन ब्रांड के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग इस तरह के कलर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका एक कॉम्बिनेशन है। जैसे फेसबुक का ब्लू कलर है, जी बिल्कुल, फेसबुक का ब्लू कलर इसलिए है क्योंकि वो ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को शो करना चाहते हैं कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, तो वो उसको संभाल के रखेंगे। एक्चुअल में ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन वो ये चीज़ शो करना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारे पास आपकी चीज़ें सेफ़ हैं। तो इसलिए ओवरऑल आपका ये एक कलर चार्ट है जिसके थ्रू हम लोग फ्यूचर में जब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पे ही हमारी चीज़ हेल्प करेगी। सर अगर कलर की सैचुरेशन या वैल्यू चेंज की जाए तो मीनिंग चेंज हो जाता है कलर का? नहीं, अगर फॉर एग्जांपल किस तरह से अगर सैचुरेशन चेंज करें, अगर वो डार्क डार्क ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज है, वो स्टिल ऑरेंज ही है, ठीक है, तो उसका कॉम्बिनेशन या शेड जो चेंज हो रहा है दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रहना ऑरेंज ही चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप उसको बहुत डार्क करते जाएं, तो करते करते ब्राउन बन जाए, गोल्डन बन जाए, तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये एक कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ डिज़ाइंस हैं हमारे पास, ठीक है।
जिसमें उसने कलर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने ऑरेंज और वाइट को यूज़ किया हुआ है। याद रहे वाइट और ब्लैक जो है वो एज अ कलर काउंट नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि कोशिश करें कि 2 या 3 कलर यूज़ करें, इससे ज़्यादा कलर्स ना यूज़ करें। तो उसमें वाइट या ब्लैक जो है वो एज अ कलर काउंट नहीं होता, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, स्टाइल यूज़ किया हुआ है, जिसके अगेंस्ट उसने पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया। इसके अलावा यहाँ पे उसने रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है और कोई कलर यूज़ नहीं किया। यहाँ पे वो ब्लू के शेड यूज़ करा। तो कुछ कोशिश ये करेंगे कि हम लोग भी कलर कंट्रास्ट पे जाएँ। मैंने आपको वेबसाइट ऑलरेडी बताई हुई हैं जहाँ से आप अच्छे कलर कंट्रास्ट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब का रेड कलर है जी, माइट भी वो पैशन या ओवरऑल जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट हो रहा था उसके लिए रेड कलर यूज़ कर रहे हो। अच्छा, जैसे जैसे सॉफ्ट पिंक और शॉकिंग पिंक है, दे इवोक वेरी डिफरेंट इमोशंस। पर्पल अलग चीज़ है, लाइट पिंक अलग चीज़ है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ये पर्पल है और ये पिंक है, ठीक है। पिंक, लाइट पिंक जो बेबी कलर्स नॉर्मली जो बेबी प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जा रहा होता है। ओके, उसके अलावा ये हमारे पास एक पोस्टर है। इस पोस्टर को देख के आपको बगैर टेक्स्ट पढ़े क्या फील आती है? अगर इसके कलर्स को हम देखें तो इसमें हमें कलर में क्या सीनरी नज़र आ रही है, क्या फील आ रही है, कौन कौन सी जगह की हमें याद आती है, ये कलर्स हमें नज़र आते हैं इसके अंदर, क्या समझ आ रही है इस पोस्टर को देख के? सर लेकिन शॉकिंग पिंक भी तो पिंक के शेड्स में आता है। शॉकिंग पिंक जो है, अगर आप पिंक जो हम यहाँ पे कलर देख रहे हैं वो पर्पल कलर है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। शॉकिंग पिंक जो होता है वो थोड़ा सा ब्राइट पिंक होता है। ठीक हो गया। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट की फ़ील आ रही है, बॉन फायर, एक्साइटमेंट, बीच की फ़ील आ रही है, ठीक है। इसमें बीच का ओवरऑल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। स्काई ब्लू जो है हमें ओशन की फ़ील दे रहा है, ठीक है। मैंगोज़ की फ़ील आ रही है, ठीक है। ऑरेंज टैंग की फ़ील आ रही है। तो मेन जो चीज़ है इसके अंदर, ये जो सारी चीज़ों के हम नाम लिख रहे हैं, ये सारी समर की चीज़ें हैं, ठीक है। गर्मियों में नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं। आम हो गया, टैंग हो गया, पानी वगैरह हो गया, सारा कुछ। तो यहाँ पे हमारे सामने उन्होंने एक समर फेस्टिवल क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर कुछ यहाँ पे आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो एक जो ओवरऑल लुक है वो समर की ली गई है, ठीक है। यहाँ पे ओशन के कलर यूज़ किए गए हैं, ऑरेंज कलर यूज़ किया गया है समर को एक उजागर करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास इसी तरह के कलर्स यूज़ होते हैं। इसके अंदर कोई उसने एज सच इमेज यूज़ नहीं किया हुआ, कुछ पेंट के स्ट्रोक्स यूज़ किए हुए, कुछ टेक्सचर यूज़ किया हुआ है, जिसके थ्रू ओवरऑल उसने एक स्टाइल क्रिएट किया है, ठीक है। इसके अलावा एक कोट है कि कलर डज नॉट ऐड अ प्लेजेंट क्वालिटी टू अ डिज़ाइन, इट इन रीइंफोर्सेस इट। कि कलर से ये नहीं होगा कि आपका डिज़ाइन अच्छा बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा कलर यूज़ कर लिया तो आपका डिज़ाइन अच्छा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है। आपका अगर कलर अच्छा है और डिज़ाइन अच्छा है, उसके ऊपर आप प्रॉपर अच्छे कलर यूज़ करते हैं, तो आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपकी अलाइनमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, इमेज अच्छे यूज़ की होती है, लेकिन उसमें कलर इतना अच्छा यूज़ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आपका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लगता। जब आपका ओवरऑल डिज़ाइन की अलाइनमेंट वगैरह, कंपोजिशन अच्छी है, लेआउट अच्छी है और एंड में आप उसके ऊपर एक अच्छा कलर यूज़ करते हैं, तो आपका जो एक डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फायर एंड वाटर की फील आ रही है सर। ये कलर कैसे किया गया है? ये फोटोशॉप के अंदर डिफरेंट ब्रशेस को यूज़ करके उसने ये क्रिएट किया हुआ है। मेरे ख्याल में तो उसने एक्चुअल ब्रशेस को यूज़ किया हुआ है, जो आपके नॉर्मल ब्रशेस होते हैं उसके थ्रू पिक्चर लेके उसको यूज़ किया, बट ये चीज़ और में फोटोशॉप में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टेक्सचर है, ठीक है। टेक्सचर किसी को आइडिया हो टेक्सचर किसको कहते हैं? टेक्सचर भी बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना वैसे, कि टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आइसक्रीम वाले की पढ़ी हुई है। आइसक्रीम वाला आज 12:30 बजे आके चला गया था। उसको मैंने कहा था कि आइंदा से आप लोग पहले आ जाना, मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, वो दिल लगा के पढ़ रहे होते हैं और आइसक्रीम की आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं।
अच्छा जी, सर फ़ोटोशॉप में ब्रशेज़ अवेलेबल होते हैं, प्री क्रिएटेड आपको मिल जाते हैं, खुद से बनाने पड़ते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड में डॉटिंग बैकग्राउंड ठीक है सर, पता है लेकिन डिफ़ाइन करना नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ा सोचें। अच्छा जी, रफनेस एंड पैटर्न ऑफ सरफेस ठीक है, किसी भी चीज़ को देख के जो फ़ील आती है कि ये हाथ लगाने से रफ़ होगा, स्मूथ होगा, ठीक है। प्रोटोटाइप नहीं, टेक्सचर अलग चीज़ है, प्रोटोटाइप अलग चीज़ है, ठीक है। डिज़ाइन स्केच ठीक हो गया, ओवरऑल अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर ठीक है, ठीक है। टेक्सचर नॉर्मली इस तरह से होता है कि एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए, ठीक है, कंसिस्टेंटली रिपीट किया जाए तो उसको फिर नॉर्मली टेक्सचर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारी जो कुदरत के कुछ टेक्सचर्स हैं, कुछ नेचर के टेक्सचर्स हैं, लीफ में फॉर एग्जांपल देखें तो एक ही जो लाइन है, ये देखें लाइट से कुछ लाइंस हैं, ये बार बार रिपीट हो रही हैं, उसी स्ट्रोक के अंदर, उसी थिकनेस के अंदर बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन कोई भी लाइन सेम नहीं है, रैंडम लाइंस हैं, लेकिन उनकी थिकनेस सेम है, कलर सेम है, जिसकी वजह से पूरा टेक्सचर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो टेक्सचर होता है, दो किस्म के टेक्सचर्स होते हैं, एक जो आपका यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है और एक रैंडम टेक्सचर होता है। यूनिफॉर्म टेक्सचर का मतलब ये होता है कि सेम चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, और जो रैंडम टेक्सचर होता है उसके अंदर चीज़ें जो होती हैं उनका थोड़ा पैटर्न में फ़र्क आ सकता है। ये जो सामने हम टेक्सचर देख रहे हैं, ये रैंडम टेक्सचर है, ठीक है। इसमें चीज़ें रिपीट तो हो रही हैं, बट बिल्कुल सेम तरीके से रिपीट नहीं हो रही, कहीं पे लाइंस आगे पीछे हो रही हैं, कहीं पे स्ट्रेट हैं, कहीं पे थोड़ा सा उनमें कर्व वगैरह आ रहा है। तो इस तरह से जो नेचर है उसमें टेक्सचर बहुत ज़्यादा, इवन के अगर आप अपने हाथ को देखें तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स बने हुए हैं, और वो भी एक टेक्सचर है, ठीक है। वहाँ पे कुछ लाइंस रिपीट हो रही हैं, लेकिन वो रैंडम टेक्सचर है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके टेक्सचर बना होता है, ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टेक्सचर है कि एक ही तरह का डॉट बार बार रिपीट हो रहा है सेम स्पेसिंग के साथ, ठीक है। एक यूनिफॉर्म टेक्सचर स्ट्रॉबेरी के ऊपर बना हुआ है। हम यही टेक्सचर यानी कि खुद खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, एक तरह की शेप क्रिएट करें, बार बार वही चीज़ बार बार रिपीट करते जाएं। आपके कपड़ों पे इस तरह के टेक्सचर बने होते हैं। अब बात यह है कि टेक्सचर यूज़ कहाँ पे होता है। टेक्सचर नॉर्मली आपके डिज़ाइन में वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या बैकग्राउंड पे यूज़ करें या क्या इमेज बैकग्राउंड पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए फिर आप ये करते हैं कि आप वहाँ पे टेक्सचर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी तरह के डॉटेड टेक्सचर हो सकते हैं, लाइंस के साथ टेक्सचर क्रिएट हो सकता है। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ से आपको बने बने टेक्सचर मिल जाएंगे, आपको खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बड़ा इजीली आपको टेक्सचर के साथ फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली अपने डिज़ाइन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इमेज का नुकसान सिर्फ ये होता है कि इमेज आपकी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक तरह से फोकस्ड कर देता है कि जो इमेज है, वो मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा और जस्ट वही फील आएगी जो इमेज से आ रही है। टेक्सचर में ये होता है कि चीज़ें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं, चीज़ें थोड़ी सी टॉपिक से बाहर भी जा सकती हैं, इंसान कुछ और भी सोच सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो कि इसकी जो कंपनी है इससे रिलेवेंट कोई इमेज नहीं मिल रहे, तो उसके बैकग्राउंड पे फिर आप लोग टेक्सचर ट्राई कर सकते हैं, टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रहे टेक्सचर वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे हमें समझ नहीं आती या आइडिया नहीं हो रहा होता कि इमेज कौन सा यूज़ होगा इसके बैकग्राउंड पे, वहाँ हम लोग टेक्सचर्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा स्पेस यानी कि खला, ठीक है। स्पेस आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा, ये वो साइंस वाली या आपकी जो ओवरऑल सितारों वाली स्पेस होती है वो चीज़ नहीं है। स्पेस आपकी जो खला, हम किसी चीज़ को स्पेस दे रहे होते हैं डिज़ाइन में, उस चीज़ को स्पेस कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि एक्चुअल में डिज़ाइन में स्पेस का क्या मतलब है। डिज़ाइन में स्पेस का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइन के अंदर, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देते हैं, ठीक है। कि ये चीज़ सामने आए, ये चीज़ उभर के आए, ये चीज़ बड़ी हो के आए, ताकि देखने वाले को पता चले कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके सामने डिज़ाइन है, इसमें आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ओवरऑल इस डिज़ाइन को देख के। ये एक वेबसाइट का होम पेज है जिसमें उसने अपनी प्रोडक्ट्स दिखाई हैं। आपको क्या समझ आ रही है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक हो गया, गैप है, बॉटल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी जो प्रोडक्ट है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। थ्री बोल्ड वर्ड्स, ठीक हो गया।
लोगो बॉर्डर टाइट ठीक हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखें तो सबसे ऑब्वियस चीज़ है कि इनकी जो प्रोडक्ट है उन्होंने बहुत बड़ी करके दिखाई हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सबसे पहले आपकी नज़र जो है उनकी प्रोडक्ट पे जाए। ठीक है, हमने उनकी प्रोडक्ट को देख लिया, उसके बाद हमने क्या चीज़ देखनी है, ये चीज़। ठीक है, जो उन्होंने टैगलाइन एक दी हुई है अपनी, यूनिकली पावरफुली प्योर। तो ओवरऑल ये कोई बेवरेजेस हैं, ठीक है, और उसके साथ उन्होंने अपनी एक टैगलाइन दी हुई है। उसके बाद उन्होंने बहुत लाइट और बिल्कुल ग्रे कलर के अंदर यहाँ पे ज़्यादा सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि वो इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना नहीं चाह रहे कि अगर कोई इसको पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह से हमें आइडिया होता है कि हमने जब अपनी प्रोडक्ट को दिखाना है, अपनी डिज़ाइन को दिखाना है, तो किस तरह से हम उसको ज़्यादा स्पेस देंगे ताकि वो अच्छा नज़र आए, इंपॉर्टेंस फील हो उसकी। ठीक है, अच्छा, क्वालिटी ठीक है, प्रोडक्ट इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, देन इट प्रेजेंट आल्सो विद नेम। ठीक है जी, ठीक हो गया। चलें, नेक्स्ट हमारे पास एक और डिज़ाइन है। अच्छा, अब जो आपकी स्पेस है वो नॉर्मली दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव स्पेस होती है, एक नेगेटिव स्पेस होती है। इसका हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है, स्टार्ट में हमने डिज़ाइन में देखा था कि एक पॉजिटिव स्पेस होती है, एक नेगेटिव स्पेस होती है। यहाँ पे USA लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो U है और A है वो तो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो S है वो कट हुआ हुआ है यहाँ से, जो कि नेगेटिव स्पेस के अंदर है, पॉजिटिव स्पेस में नहीं है। यानी कि मौजूद तो है वो यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ से कट हुआ हुआ है, छुपा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे फील तो आ रही है उसकी, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी एक स्टाइल यूज़ किया जाता है डिज़ाइन के अंदर, जहाँ पे आप लोग कम से कम रश करना चाहें। यानी कि अगर यहाँ पे USA प्रॉपर लिख दिया जाए तो लेटर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कोई रश मच जाएगा इसमें। लेकिन उस चीज़ को थोड़ा सा लाइट करने के लिए उन्होंने U और A को पॉजिटिव स्पेस में रखा और S को नेगेटिव में ले गए, ताकि बहुत ज़्यादा रश फील ना हो यहाँ पे। ठीक है, भरी भरी चीज़ ना लगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को रिमाइंड हो गया, याद आ गया वापस, ठीक हो गया। इस चीज़ को देखें, इस लोगों को देखें, मुझे बताएं इसमें आपको क्या कुछ मिल रहा है और क्या कुछ नज़र आ रहा है। इसमें काफ़ी कुछ है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, और जो चीज़ें आपको मिलती जाती हैं नेगेटिव स्पेस में, पॉजिटिव स्पेस के अंदर, वो सारी आप यहाँ पे लिखते जाएं। ओके जी, लाइन है, मंकी है, ट्री है, ठीक है, बर्ड्स हैं, और क्या मिल रहा है इसमें? ठीक है जी, फिशेस भी हैं इसके अंदर, अगर किसी को फ़िश ना मिली हो तो फ़िश ढूंढ लें। ठीक है, इसमें ये सब कुछ क्यों है, क्योंकि ये एक ज़ू और एक्वेरियम है। ठीक है, वहाँ पे सारी वाइल्ड लाइफ मौजूद है, तो उन्होंने उसका एक लोगो क्रिएट किया हुआ है। अब अगर यही चीज़ कोई पाकिस्तानी ज़ू क्रिएट करता है तो उन्होंने किस तरह क्रिएट करना, उन्होंने सारे रीछ वगैरह, शेर वगैरह सब कुछ वहाँ पे दिखा देना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा रश कम हो ताकि उसमें चीज़ों को नेगेटिव स्पेस के अंदर रख दिया। ठीक है, कि चीज़ मौजूद तो हो, लेकिन ओवरऑल वो इतनी स्पेस ना ले रही हो। अब ये आपको यहाँ पे लाइन नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे 2-3 ग्राफिक्स बने हैं जिसके थ्रू उसने कंप्लीट यहाँ पे लाइन क्रिएट कर दी है। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप ओवरऑल अपना जो स्पेस है उसको नेगेटिव के अंदर ले जाते हैं, ताकि वो देखने में तो नज़र आए बट वो बहुत ज़्यादा जगह ना ले रही हो, बहुत ज़्यादा रश ना कर रही हो। ठीक है, अगर ये कलर्ड लाइन होता यहाँ पे और ये कलर्ड गोरिल्ला होता तो ये फिर ओवरऑल ट्री भी क्रिएट ना होता, और सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा रश्ड ग्राफिक हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती, तो ओवरऑल इतना अच्छा ना लगता ये। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ों को नेगेटिव स्पेस के अंदर ले जाएं। अब ये क्रिएट कैसे हुआ होगा, एक थोड़ा सा जस्ट आइडिया देने के लिए, कि यहाँ पे उसने एक्चुअल लाइन को रख के उसको ट्रेस किया और पाथ फाइंडर से उसको कट कर लिया। ठीक है, माइनस फ्रंट किया, जिसकी वजह से ये ओवरऑल लाइन यहाँ से कट हो गया। सेम फॉर द फिश, कि फ़िश क्रिएट करके यहाँ पे रखी और माइनस किया, उसको सिंपल माइनस फ्रंट किया पाथ फाइंडर से, और इसके अंदर से नेगेटिव स्पेस क्रिएट हो जाती है। बाकी आपको थोड़ी बहुत स्केचिंग करनी पड़ती है ताकि एक जो एजेस वगैरह हैं वो प्रॉपर क्रिएट हो जाएं। ठीक है, सर व्हाट डज नेगेटिव स्पेस मीन्स, मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताया है कि नेगेटिव स्पेस का मतलब ये है कि ओवरऑल चीज़ वहाँ मौजूद है लेकिन वो नज़र नहीं आती। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, इस वाले को,
ये ज़्यादा इजी डेफिनेशन है। यहाँ पे एस मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो अपने अंदर कलर नहीं रखता, ठीक है, वो माइनस हुआ हुआ यहाँ से, ठीक है, इस जगह से, इसलिए उसको नेगेटिव कहा जाता है। पॉजिटिव स्पेस का मतलब ये कि वो कलर रखते हैं, ठीक है, उसके अंदर कलर मौजूद है, जिसकी वजह से वो यहाँ सामने उभर के नज़र आ रहा है। जो नेगेटिव में होती है चीज़, वो सिंपल यहाँ से कट डाउन हुई होती है, जिसकी वजह से पहली नज़र में शायद वो नज़र ना भी आए, ठीक है, पहली नज़र में आप उसको पिक ही नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा सा आप डिटेल में देखते हो तो एक एक्साइटमेंट का आपके अंदर एक इमोशन आता है कि अच्छा ये तो एस लिखा हुआ है, तो वो जो अच्छा है वो एक चीज़ लाने के लिए इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, बहुत ऑब्वियस नहीं रखा जाता है इनको। लोगो नॉर्मली होता है कि थोड़ा सा उसमें एक हिडन फील होती है, ताकि जब वो आप एक इमोशन आपका इवोक होता है कोई डिज़ाइन देख के, तो वो आपके माइंड में एक इमोशन के साथ बर्न होकर चीज़ आती है और फिर वो चीज़ हमेशा आपको याद रहती है, ठीक है। कोशिश ये की जाती है डिज़ाइन के अंदर कि कोई ना कोई एक्साइटमेंट, कोई ना कोई ह्यूमर, किसी किस्म की फीलिंग आपके साथ अटैच कर दी जाए ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, ठीक है। इसलिए हम ओवरऑल इस तरह के डिज़ाइंस हिडन मीनिंग्स के साथ क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन हिडन मीनिंग इतना हिडन भी ना हो कि आपको हर डिज़ाइन के साथ बैठ के बताना पड़े कि इसमें मैंने ये चीज़ छुपाई भी, अगले वाले को मिले ही ना, ठीक है। इस तरह से छुपानी है कि पहली नज़र में माइट भी नज़र ना आए, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो वो नज़र आ जाए, ठीक है। ओके, ये एक और ग्राफिक है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, मुझे बताएं इसमें कौन कौन सी 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। नेगेटिव स्पेस को अप्लाई कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम लोग पाथ फाइंडर के थ्रू नेगेटिव स्पेस को अप्लाई कर रहे होते हैं। वीडियो को दोबारा देखिएगा, इसमें थोड़ा डिटेल में आपको बताया है कि नेगेटिव स्पेस जो है वो अप्लाई कैसे होगी। ठीक है जी, लिप्स हैन ठीक हो गया। मुर्गा मिल गया, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क आ गया, हैन है, क्वेश्चन मार्क है और एग भी है इसके अंदर, ठीक है। एक स्टूडेंट को एग मिल गया है। ये लिप्स नहीं है, ये सिंपल हैन को उसने ज़्यादा डिटेल देने के लिए इस तरह से कलर किया, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, एक हैन है, एक एग है और एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इस तरह से उसने ओवरऑल क्वेश्चन मार्क भी कंप्लीट कर दिया और साथ में एग भी कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से ओवरऑल ग्राफिक्स क्रिएट हो सकते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग पेन टूल को यूज़ करते हुए किसी हद तक ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आज ये चीज़ क्रिएट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में, ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा सा रोक लेता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इन केस अगर कोई स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस करना चाहता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एप्पल की वेबसाइट है, इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें भी उन्होंने स्पेस को यूज़ किया हुआ है, सेम वही मेथड यूज़ करके कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बड़ी करके दिखाई हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे उनका टेक्स्ट है उसको बिल्कुल छोटा सा किया हुआ है, यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन नॉर्मल लाइट फॉन्ट के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है। उसके बाद जो बॉटम पे उनके यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट है, जो टैगलाइन है उनकी या डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे शो की हुई है। तो ओवरऑल इस तरह से वो एक चीज़ लेके चल रहे हैं। कोशिश यही है उनकी कि जो मेन फोकस है वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर हो। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास गूगल है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर उनकी वेबसाइट देखी जाए तो उसके ऊपर बिल्कुल क्लीन लुक एंड फील है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी मेन प्रोडक्ट ही उनका सर्च इंजन है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई बड़ी कंपनी होती है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट बन जाती है और वो भर देते हैं हर चीज़ से, हमारे डायरेक्टर का मैसेज ये है, हम लोगों ने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोशिश करें कि जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो वहाँ पे एक मैसेज एक टाइम पे नज़र आए, ठीक है। अगर आप गूगल को देखें, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को सबसे पहले सामने किया हुआ है। हमारी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जैसे FBR है या आपकी FBSC की वेबसाइट है या आपकी जो बोर्ड्स, जो डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उनकी अगर वेबसाइट्स देखें आप लोग तो वो भरी हुई हैं चीज़ों से, ठीक है। और वहाँ पे आ जाके आप भूल जाते हैं कि अब यहाँ पे करने क्या आए थे। तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश करेंगे हम लोग जब एज अ डिज़ाइनर, क्योंकि हम डिज़ाइनर्स हैं,
और हमारा ही ये काम है कि हम चीज़ों को बेहतर डिज़ाइन करें। हम लोग इवन के मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने उन वेबसाइट्स को रीडिज़ाइन करके उनको प्रपोजल भी सेंड किए हैं कि हम आपकी जो नादर की वेबसाइट है उसको इस तरह से बेहतर कर सकते हैं, या जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है उसको इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरह के अटैम्प्ट्स बच्चों ने की हैं। उसका फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आपको एक मुश्किल प्रोजेक्ट मिलता है जिसको आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यस, NTS की वेबसाइट भी इसके अलावा एक एग्जांपल है कि जो बहुत बुरी डिज़ाइन हुई हुई है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि उनके माइंड में जो यूज़र होता है वो उसके लिए डिज़ाइन नहीं कर रहे होते। वो अपने डायरेक्टर्स को खुश करने के लिए, अपने मैनेजर्स को खुश करने के लिए चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं कि सर जी आपने जो लास्ट मैसेज दिया था वो हमने अपनी वेबसाइट पे मेन पेज चला दी है ताकि सबको पता चल जाए डायरेक्टर साहब ने क्या किया, और कोई पढ़ता नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो ओवरऑल हमें देखनी है, ठीक है। अच्छा सर, ये तो सर्च इंजन है ना, नॉट वेबसाइट। मेन बताने का मकसद ये है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सामने रखा हुआ है, ठीक है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आप कोशिश करें वो चीज़ सामने रखें, बजाय इसके कि आपके जो CEO हैं उन्होंने क्या कहा है और आपके जो डायरेक्टर साहब हैं उनका क्या मैसेज है, वो चीज़ें सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, याहू भी सर्च इंजन है लेकिन उनकी वेबसाइट पे 10 चीज़ें और भी होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आप याहू की अगर वेबसाइट देख लें तो वो भरी पड़ी है, आपको नहीं समझ आती कि एक्चुअल में वेबसाइट किस चीज़ की है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंपैरिजन है मल्टीपल चीज़ों का। ओके, इसके अलावा साइज़ की बात है, साइज़ और स्पेस जो है वो ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज़ों में काउंट होता है, ठीक है। जो साइज़ आप कह लें, अगर किसी का साइज़ बड़ा करेंगे ऑब्वियसली उसका जो स्पेस है वो भी वो स्पेस ज़्यादा ले रहा होगा साथ में, तो साइज़ और स्पेस ऑलमोस्ट सेम चीज़ में काउंट होता है, ठीक है। इसमें अगर हम टेक्स्ट देखें तो ये बिल्कुल वेबसाइट ओपन होती है, आपको ग्रीट कर रही है हेलो लिख के, और उसके बाद उनका जो बाकी ओरल टेक्स्ट है वो उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने साइज़ हेलो का बड़ा किया हुआ है ताकि आपको एक ईजी सी फील आए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उनके एक सिग्नेचर जो है उनका लोगो है, और उसके अलावा उन्होंने राइट साइड पे एक इमेज दिया हुआ है और बटन क्रिएट किया हुआ है। इसमें अगर देखें तो आपको कुछ साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है। तो एक जो मेन चीज़ समझने वाली है कि जब भी हम किसी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है हम उसकी वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं, हम उसको स्पेस ज़्यादा दे रहे हैं, हम उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो समझने का जो मकसद है वो यही है कि हमने चीज़ों की जो स्पेसिंग वगैरह या साइज़ वगैरह है वो इसी तरह रखना है जिस तरह हम उनकी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और ये जो इंपॉर्टेंस है ये हम लोगों ने खुद से डिफ़ाइन करनी है जब हम लोग क्लाइंट का कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आगे चल के याद रखनी है कि जब हम क्लाइंट का कंटेंट लेंगे, उसका टेक्स्ट वगैरह, उसका डिज़ाइन वगैरह लेंगे, फॉर रीडिज़ाइनिंग हमने खुद से डिफ़ाइन करना है। कोशिश करनी है कि हमें पता हो कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मज़ीद वेबसाइट के होम पेजेस दिए हुए हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके एलिमेंट्स थे कि हम लोग एलिमेंट टू डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं या एलिमेंट टू डिज़ाइन यूज़ कहाँ पे कर रहे होते हैं। अब इसको किस मिकदार में यूज़ करना है ये हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अंदर पढ़ेंगे, जब हम लोग रूल्स को समझेंगे कि हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है इनको, कौन सी चीज़ किसके साथ आती है या इनकी अलाइनमेंट वगैरह किस तरह होती है, तो उसमें आपको मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है। इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें, कोई चीज़ रिपीट करनी हो तो बता दें। बाकी आप चाहें तो इसके बारे में मज़ीद सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा सैम्पल्स मिलें और आप और ज़्यादा बेहतर इसको यूटिलाइज़ कर सकें। अच्छा, यहाँ पे एक सैम्पल दिया हुआ, मुझे बताएं इसके अंदर आपको कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन नज़र आते हैं इस डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। ये पोस्टर कैंपेन है और उसके अंदर उन्होंने एक ही लेआउट यूज़ किया डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट इमेजेस के साथ। आपको इन तमाम डिज़ाइंस के अंदर क्या एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। सर इस इमेज सारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आ गए हैं सेकंड लास्ट इमेज में। सर इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास वैल्यू है मेरे नज़दीक। अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू देना आ गई है तो आप बहुत अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। वैल्यू में आपके पास कलर भी आता है, आपके पास स्पेस भी आती है, आपके पास साइज़ भी आता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी वैल्यू में ही आ जाती हैं। सर टेक्सचर की सिंपली कैसे डिफ़ाइन करेंगे? टेक्सचर सिंपली इस तरह डिफ़ाइन होता है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए तो वो एक टेक्सचर क्रिएट कर देता है। एक ही डिज़ाइन को बार बार रिपीट किया जाए, एक ही ग्राफिक को बार बार रिपीट किया जाए तो वो एक टेक्सचर क्रिएट कर देता है। और रिपीटिशन वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वो रैंडम भी हो सकती है। तो वो जब यूनिफॉर्म होगी तो वो यूनिफॉर्म टेक्सचर बनेगा, अगर वो रैंडम रिपीटिशन होगी तो वो रैंडम टेक्सचर बनेगा।
ठीक है। इस डिज़ाइन के अंदर ऑलमोस्ट तमाम ही हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि आपके जो डिज़ाइंस होते हैं उसमें ये तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन याद रहे, ज़रूरी नहीं है आपके हर डिज़ाइन के अंदर आपने तमाम एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, आप 2-4 भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए फॉर एग्जांपल अगर आप कलर यूज़ करते हैं तो एक तरह से आप वैल्यू का एलिमेंट भी साथ यूज़ करें, अगर आप साइज़ यूज़ करें तो एक तरह से आप स्पेस भी यूज़ करें। तो इसलिए मिक्सचर ऑफ थिंग्स जो है वो आपकी यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है, आज जो आपकी असाइनमेंट है एक छोटी सी, ये 2 वेबसाइट्स हैं अपने पास, ये नोट कर लें। ठीक है, अब हम इन वेबसाइट्स को यूज़ करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट वेबसाइट हैं इंस्पायरेशन के लिए, बट ये 2 वेबसाइट जो हैं वो डिज़ाइन की इंस्पायरेशन के लिए आप यूज़ करेंगे, जिसमें आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे, मॉडर्न डिज़ाइन मिलेंगे, जो आजकल का ट्रेंड है उसके लिहाज से आपको डिज़ाइंस मिलेंगे जो आप देखेंगे फॉर द इंस्पायरेशन। ठीक है, तो इन वेबसाइट को मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट्स हैं क्या। पहली जो वेबसाइट है ये डिज़ाइन इंस्पायरेशन के नाम से, इस पर तमाम डिज़ाइन की इंस्पायरेशन वगैरह मिली हैं। ठीक है, इसके अंदर लोगों ने अपने डिज़ाइंस अपलोड किए हैं, वो ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, वो पोस्टर भी हो सकते हैं, वो कोई फॉर एग्जांपल आपकी पैकेजिंग भी हो सकती है। तो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे डिज़ाइंस मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पे सर्च करें, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर वेबसाइट डिज़ाइन सर्च करता हूँ, तो इसके अंदर जितने भी लोगों की वेबसाइट्स लोगों ने डिज़ाइन की होंगी वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, उन्होंने अपनी मल्टीपल वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं, उनकी वेबसाइट के आपको डिज़ाइंस यहाँ मिल जाएंगे। हमें अब यहाँ से देखने को ये मिलता है कि हम लोग इंस्पायरेशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, इस डिज़ाइन को ओपन करते हैं और अगर इसको देखें हम, तो इसमें हमें देखने को ये मिल रहा है कि ये किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। ठीक है, फॉर सेम इसके अंदर अगर देखें, ये डिज़ाइन अगर ओपन हो जाए हमारे पास, ठीक है, ये कंप्लीट उनकी वेबसाइट है। इसके अंदर अगर हमें देखें तो उन्होंने डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया हुआ है, ब्लैक है और येलो का कुछ कम्बिनेशन है। इससे फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि हमें आइडिया हो रहा है कौन सा कलर किसके साथ अच्छा लगेगा और कौन से किस्म का फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा। आगे चल के हम जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहाँ मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा फ़ॉन्ट है और ये किस फ़ॉन्ट के साथ अच्छा लग रहा है। अगर हम लोगों ने अपने बुलेट्स देने हैं तो बुलेट्स के लिए ये स्टाइल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये देखें उन्होंने इमेज को किस तरह से ये ऐड किया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों ने इलस्ट्रेटर में जस्ट ये चीज़ क्रिएट करनी है, आप में से कितने बच्चे हैं जो इलस्ट्रेटर में बस सिर्फ ये चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते? कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो ये चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता? इमेज अगर आपको इस तरह का मिल जाए, क्या आप ये चीज़ बना सकते हैं? इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि नहीं बन सकती? ठीक है, बन जाएगा। इसके अलावा कोई, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आए कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा? ठीक है, अच्छी बात यह है कि आप सब बना सकते हैं ये चीज़, लेकिन मेन चीज़ क्या है, यहाँ से हमें एक नई लेआउट मिल रही है कि हम लोग अपनी हेडिंग को इस तरह से लिख सकते हैं इमेज के साथ, और साथ जो सब टेक्स्ट है वो यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस तरह इंस्पायरेशन आती है, इस तरह आइडियाज़ आते हैं जब आप डिफरेंट डिज़ाइंस को देखते हैं। ठीक है, तो लेआउट्स को देखें, डिफरेंट डिज़ाइंस को देखें, डिफरेंट स्टाइल्स को देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है और हम किस तरह से ओवरऑल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको मल्टीपल डिज़ाइंस मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन मौजूद है यहाँ पे, और बहुत डिफरेंट किस्म के लेआउट्स हैं जो कि आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहाँ पे। जिन्होंने पूरा थीम दिया हुआ यहाँ पे, इसी को देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो ये चीज़ भी आप बना सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं बनानी आती। सेम फॉर दिस वन। अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने इमेज के ऊपर ओवरले ऐड किए हैं। ठीक है, ये जो ओवरले हम लोगों ने देखे थे, ये चीज़ें यहाँ पे उन्होंने ऐड की हैं। ठीक है, ये सेम उसी तरह से एक स्टाइल यूज़ किया। अब आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है कि अच्छा, मैंने अगर आइकन यूज़ करने हैं तो आइकन बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आएंगे हेडिंग के ऊपर, और दोनों में स्पेस सेम आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें इंस्पायरेशन मिलती है कि हेडिंग को बोल्ड करना है, टॉप पे आइकन इस तरह से देना है, और इस तरह से हम लोगों को, ये देखें यहाँ पे इसने ओवरले दी हुई है,
इस इमेज के ऊपर ओवरले ऐड किया हुआ। तो ये मल्टीपल लेआउट्स बनी पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से इंस्पायरेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अपनी एक आदत बनाएं कि रोज़ यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस को देखें, थोड़ा सा सीखें इनसे कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगती है। ये मज़ीद लेआउट्स यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से कि जिस पॉइंट की बात हो रही है वो पॉइंट इस तरह से उन्होंने उसको कलर डिफरेंट दिया, उसकी वैल्यू ज़्यादा करने के लिए इसके कलर डिफरेंट किए हमें, लाइट कलर दिए हमें। तो ये चीज़ हमें सीखने को मिलती है यहाँ से। ठीक है, और इसी तरह से इंस्पायरेशन आपके लाइफ में ऐड होती जाएगी, आप जब डेली बेस के ऊपर डिफरेंट लेआउट्स को देखोगे। यहाँ मज़ीद लेआउट्स दी हुई हैं उन्होंने इसी तरह से। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि इन वेबसाइट्स को देखें। ये डिज़ाइन इंस्पायरेशन थी जो आज अभी हम देख रहे थे। इसके बाद आ जाते हैं बिहेंस के ऊपर, जो मैंने आपको डिफरेंट वेबसाइट बताई है। ये जी बिहेंस है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन मौजूद हैं, डिफरेंट लोगों का काम है, फ़ोटोग्राफी है, इसके अलावा वीडियो का है, पैकेजिंग का काम है, लोगो डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, यानी कि डिज़ाइन की जो पूरी एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट है वो ये बिहेंस है। और इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कमिंग अपने कोर्स के अंदर। इसीलिए आपने आज इसको यूज़ करना स्टार्ट करना है। सिंपल इसको ओपन करें, हमने जो डिज़ाइन के ओवरऑल चीज़ें पढ़ी हैं उन तमाम चीज़ों को यहाँ सर्च करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लोगो सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल मुझे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोगोज प्रेजेंट हुए हुए हैं, डिज़ाइन हुए हुए हैं, क्रिएट हुए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा लोगों ने अपनी कलेक्शन भी बताई हुई है कि मैंने डिफरेंट जो लोगोज क्रिएट किए थे उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट अपनी कलेक्शन दिखाई हुई है। ठीक है, डिफरेंट क्लाइंट्स की। ठीक है, तो जो उन्होंने लोगोज क्रिएट किए थे वो सारे लोगोज यहाँ पे हैं। इसके अलावा एक एक जो डिज़ाइन है उसको प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये उनकी कंपनी थी जिसको उन्होंने ओवरऑल प्रेजेंट किया, कलर कौन कौन से यूज़ किए हैं। ठीक है, डिज़ाइन कहाँ से माइंड में आया उनके। ठीक है, ये उसके बैक जो स्केचिंग वगैरह हुई है वो चीज़ है। ठीक है, यूजेज आ रहा है उसका, एनिमेशंस हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक आपका मेथड है जिस तरह प्रेजेंट करें। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे आगे चल के कि प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना कैसे है। प्रोजेक्ट बनाना सिर्फ बात नहीं होती, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी एक चीज़ है। ठीक है, तो जो इन बच्चों का क्वेश्चन था कि हमें इंस्पायरेशन कहाँ से आएगी, उन्होंने अभी पहला काम ये करना है कि उन्होंने ये वाली सारी वेबसाइट्स देखना स्टार्ट करनी है, यूज़ करना स्टार्ट करनी है, ताकि उनको नए नए कलर्स का पता चले, नए लेआउट्स का पता चले कि किस तरह से हम लोगों ने लेआउट्स क्रिएट करने हैं। ओवरले जो हमने पढ़ा है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, हेडिंग को कितना बड़ा किया जा सकता है, बॉडी टेक्स्ट कितना आएगा। ठीक है, उसके अलावा मेरा भी यहाँ पे पोर्टफोलियो मौजूद है, अगर आप में से कोई देखना चाहे। सिंपल वही जो यूज़र नेम मेरा इंस्टाग्राम का था वही यूज़र नेम यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को मेरे कुछ डिज़ाइन मिल जाएंगे। सारे डिज़ाइन यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन किसी हद तक कुछ डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और डिफरेंट कंपनीज का जो काम किया हुआ है वो यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा। तो जो मेन चीज़ समझाने वाली है वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे इंस्पायरेशन लेने के लिए आना है। जब भी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंस्पायरेशन लेते हैं और फिर कोई डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है अपने माइंड में, क्योंकि अब हमारे माइंड खाली है, उसमें कोई डिज़ाइन मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम लोग इन डिज़ाइंस को फॉलो करते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी डिज़ाइन के पेजेस हैं उनको फॉलो करें, ताकि डेली आप उस तरह का कंटेंट कंज्यूम करें, ताकि आपके पास आपके माइंड में कुछ डिज़ाइंस मौजूद हों और फिर आप अच्छी डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकें। ठीक है, आगे चल के बार बार हम इन वेबसाइट्स के ऊपर आएंगे और यहाँ से इंस्पायरेशन लेंगे। फ़िलहाल आपको इन वेबसाइट्स का बताना ज़रूरी था। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, कोई चीज़ ऐड करनी हो तो बता दें, फिर हम लोग वापस अपने इलस्ट्रेटर पे आते हैं और जो चीज़ हमारी रिमेनिंग थी उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ से आप लोगों का जो एक लेक्चर था वो दिखा दूँ। ओके जी, सो हम लोगों ने ये ओवरऑल काम स्टार्ट किया था यहाँ पे। अच्छा, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ साथ साथ।
सर हम यूआई डिज़ाइन करना कब सीखेंगे? यूआई डिज़ाइन नॉर्मली हम लोग लास्ट मंथ में सीखते हैं, क्योंकि वो मुश्किल चीज़ है, उसके लिए आपको सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है? तभी आप यूआई क्रिएट कर सकते हो। सर लेक्चर 8 अगेन अपलोड कर दें, सर हारून से बात करें, वो करेंगे। वेबसाइट में नेम जो है मैंने आपके लेक्चर में बता दिए हैं। लेक्चर मिस ना किया करें, इधर उधर ना जाया करें, जो लेक्चर हो रहा होता है उसको सुना करें, देखा करें, ताकि आपको पता हो कि लेक्चर में क्या हो रहा है। ये दोनों वेबसाइट जो हमने देखी, इन दोनों के नाम मैंने लेक्चर के एंड में दिखाए हैं, आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने यहाँ कमेंट भी कर दिए। ओके सर वेब दोबारा बता दें तीनों? नहीं, नहीं बताऊंगा, आप लोग लेक्चर मिस करते हैं इसलिए मैं नहीं बता रहा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने सामने बताई हुई हैं। अच्छा जी, थर्ड वेबसाइट कौन सी है? थर्ड वेबसाइट मैंने नहीं बताई, दो ही वेबसाइट्स बताई हैं, उन्हीं दोनों को आपने यूज़ करना है, ठीक है? सर कल मेरे पास विंडो में जाके ग्रेडियंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मेरे पास 2019 वर्जन है, बट मैंने शॉर्टकट की से यूज़ असाइनमेंट कंप्लीट कर ली। सर ग्रेडियंट का ऑप्शन कैसे शो होगा? आपके पास यहाँ पे विंडोज़ में टॉप पे वैसे आता है ग्रेडियंट का ऑप्शन, आप कंट्रोल F9 प्रेस करके भी ला सकते हैं, वरना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? नहीं आ रहा तो यहाँ पे साइड पे भी ऑप्शन आ रहा होता है और यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है। ओके जी, ठीक हो गया। हम लोगों ने कल इसमें सिंपल आपका पेन टूल देखा था, ठीक है? पेन टूल से हमने ट्रेसिंग वगैरह की थी। कुछ बच्चों का इशू ये आ रहा है कि उनको ये ट्रेस करना नहीं आ रहा या कर्व बनाना बल्कि नहीं आ रहा, उसको हम देख लेते हैं जल्दी से कि कर्व कैसे क्रिएट करते हैं। आप लोग जब क्लिक कर रहे होते हैं, उन क्लिकिंग में फ़र्क आ रहा होता है, जिसकी वजह से आप लोगों के जो कर्व्स हैं वो क्रिएट नहीं हो रहे थे। सिंपल यहाँ से पेन टूल लेते हैं, हमारा स्ट्रोक ज़्यादा करते हैं ताकि नज़र आए। मैं आपको थोड़ा सा ईजी बता देता हूँ कि हम लोगों ने कर्व क्रिएट कैसे करना है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया, ठीक है? आप लोग क्लिक करके रखते हैं, जिसकी वजह से कर्व नहीं क्रिएट होता। हम लोग यूँ पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, मैंने अक्सर बच्चों को देखा ये करते हुए, इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह की मिस्टेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पेन टूल है वो माइट भी काम ना करे, ठीक है? हमारा जो है इलस्ट्रेटर ही बंद हो गया, ठीक है? क्योंकि हमने उसको बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं, नो इशू, ठीक है? इलस्ट्रेटर डर गया कि पता नहीं क्या करने लग गए हैं लोग। अच्छा, वापस आते हैं हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर। ठीक हो गया। ओके जी, पेन टूल लिया यहाँ से और फिल जो है उसको नील कर देंगे, ठीक है जी। और सिंपल जब आप लोगों ने क्रिएट करना है कर्व, तो यहाँ पे नेक्स्ट जहाँ पे क्रिएट करना है कर्व को, आप क्रिएट करना चाह रहे हो, वहाँ पे क्लिक करके आपने ड्रैग करना है इस तरह से, ठीक है? तो यूँ आपका कर्व क्रिएट हो रहा होगा। जिस तरफ आप ड्रैग करेंगे उसके ऑपोजिट साइड पे आपका कर्व क्रिएट होगा। जो इशू आता है वो यही आता है कि आप स्टार्ट में ही इस तरह से कर्व क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका कर्व क्रिएट नहीं होता, ठीक है? आपने क्लिक करके छोड़ देना है और नेक्स्ट जगह पे जहाँ पे आप कर्व क्रिएट करना चाह रहे हैं वहाँ क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है? स्टार्ट में ही क्लिक करके नहीं ड्रैग करेंगे, क्लिक करके छोड़ देंगे, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट जगह पे जाके क्लिक करके ड्रैग करेंगे जहाँ पे आप कर्व क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, सर इलस्ट्रेटर फ्री ट्रायल एंड होने के बाद दोबारा ओपन नहीं होता। आप सर फयाज को कांटेक्ट करें, वो आपको बता देंगे कि इसको क्रैक कैसे करना है। सर बेसिक गेम में कर्व से स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव होते हैं, इट्स डिफरेंट दैन इलस्ट्रेटर 1। बेसिक गेम मैंने आपको बताया था कि उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, वो जस्ट आपको ओवरऑल इंट्रो देने के लिए है कि पेन टूल कैसे काम करता है, ठीक है? जो शेप आपसे नहीं क्रिएट हो रही वहाँ उसको छोड़ दें, उसके अंदर क्योंकि पॉइंट्स उन्होंने कम दिए होते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के अंदर आपने काम करना होता है। जहाँ तक हो जाता है कर लें, बाकी प्रैक्टिस आप लोग इसी टूल के अंदर करें। सर ट्रेसिंग इस पेन टूल से ही करेंगे या कुछ शेप्स को ट्रेस करने के लिए दूसरे टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक सर्कल? आप चाहें पेन टूल से कर लें, चाहे सर्कल यूज़ करके ट्रेसिंग कर लें, डेट्स फाइन, ठीक है? एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि हमने अभी देखा कि हम लोगों ने इस एप्पल को इस तरह से पेन टूल यूज़ करते हुए ट्रेसिंग की। क्यों पेन टूल यूज़ करके ट्रेसिंग की? ताकि कल को जब हम लोग लोगो डिज़ाइन कर रहे हों तो वहाँ पे हम लोग ईज़िली ट्रेसिंग कर सकें, ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। आप अपने अगर इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टॉप पे बटन आ रहा होता है इमेज ट्रेस करने का, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है वो खुद ब खुद ट्रेस हो जाएगा और आपने उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करना है और आपका जो इमेज है वो पूरा का पूरा ट्रेस हो जाएगा। इस पर आपने उसके बाद राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर लेना है और सिंपल ये देखें आपकी चीज़ें सारी अलग अलग हो जाएंगी और आप इनमें सिंपल इस तरह से अब कलर भी कर सकते हैं, ठीक है? ये देखें, तो हमने किया क्या है, हमने सिंपल यहाँ पे
जो इमेज था उसको सिलेक्ट किया, इमेज ट्रेस पे क्लिक किया और उसके बाद एक्सपेंड कर लिया इसको, ठीक है, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया और अब ये सारी चीज़ें ट्रेस हो गई हैं। लेकिन नुकसान की बात यह है कि ये चीज़ हर जगह पे अप्लाई नहीं होती। अगर आपके इमेज के पिक्सल्स कम हैं तो ये इतना अच्छा ट्रेस नहीं करेगा। आप में से कुछ बच्चे पता नहीं क्या उन्होंने सोच के ये वाला फीचर यूज़ करते हुए ट्रेसिंग की है और मुझे वो कह रहे हैं कि हमने पेन टूल से बनाया है, तो ये आपके अपना मसला है। आपकी पेन टूल की प्रैक्टिस नहीं होगी अगर आप ये वाला फीचर यूज़ करके ट्रेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लोगो पहले से बना नहीं होता जिसके ऊपर आप स्केचिंग कर रहे होते हैं। आपने खुद से स्केच बना के फिर उसकी ट्रेसिंग करनी होती है पेन टूल के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया सर। स्केच ड्रॉ करने करें खुद से तो स्मूथ कैसे करेंगे, जैसे आपने बताया वैसे? जी बिल्कुल उसी तरह स्मूथ करेंगे। आपका स्केच जो है वो ख़राब सा बना होगा, आप पेन टूल से उसकी ट्रेसिंग करेंगे और फिर स्मूथ टूल यूज़ करते हुए उसको सीधा करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, डू यू यूज़ क्रैक्ड सॉफ्टवेयर फॉर प्रोफेशनल वर्क? पाकिस्तान के अंदर आप एडोब इलस्ट्रेटर परचेज़ नहीं कर सकते, सो जो भी सॉफ्टवेयर है आपने वही यूज़ करना होता है, ठीक है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपने सर फयाज से लेना है, ठीक है। सर आपके पास क्रैक सॉफ्टवेयर हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने जो भी लेना है सर फयाज से लेना है, मेरे पास जस्ट नॉलेज है, बातें हैं जो मैं यहाँ बैठ के करूँगा और आपने उसी पे गुजारा करना है, ठीक है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास कर्व क्रिएट करने का तरीका था। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो है शेप बिल्डर टूल और ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों टूल्स को हम देख लेते हैं। ये सिंपल हमारे पास फॉर एग्जांपल एक शेप है, इसका मैं आउटलाइन कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक शेप है। अब इसके अंदर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एंकर पॉइंट ऐड करना है। इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐड एंकर पॉइंट, यानी कि किसी भी शेप के अंदर अगर आप एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेन टूल के नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड एंकर पॉइंट का। इस पर क्लिक करेंगे। याद रहे एंकर पॉइंट हमेशा आपकी लाइन के ऊपर यानी कि पाथ के ऊपर ऐड होता है। हम सिंपल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा और अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जाके हम इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे, यानी कि यूज़ कर सकते हैं इस एंकर पॉइंट को। और आप चाहें तो इस तरह से इसको कर्व भी कर सकते हैं। दोबारा देखें हमने क्या किया है, ठीक है। हमारे पास एक ये शेप थी, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो अब 4 एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है, हर कॉर्नर के ऊपर। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक एंकर पॉइंट मज़ीद ऐड हो जाए ताकि मैं इस शेप को एक हाउस की तरह बना सकूं। तो सिंपल उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट पे जाएंगे और सिंपल यहाँ पे क्लिक करके और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इस एंकर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। आप जितने एंकर पॉइंट चाहें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बेशक ऐड कर लें और दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और एंकर पॉइंट ऐड करना बेशक यहाँ पे कर लें। तो जिस तरह से भी आप चाहें आप एंकर पॉइंट को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐड एंकर पॉइंट का ऑप्शन है। ये कहाँ यूज़ होता है, नॉर्मली आप पेन टूल अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे अगर किसी पॉइंट के ऊपर क्लिक नहीं हुआ, आप चाहते थे कि यहाँ पे भी एंकर पॉइंट होता तो मैं इसको बेहतर ट्रेस कर सकता था, तो वहाँ पे जाके आप लोग एंकर पॉइंट यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक टूल रह गया है जो कि शेप बिल्डर टूल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लाइट कर देता हूँ। शेप बिल्डर टूल हमारे पास रह गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। मैं तो कमेंट्स देख लूँ। सर पेन टूल लोगों के अलावा और किस काम में यूज़ होता है? पेन टूल बहुत जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे आपने कस्टम शेप्स क्रिएट करनी। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि पेन टूल यूज़ होता है कस्टम शेप के लिए, कि जो शेप आपकी मौजूद नहीं है इलस्ट्रेटर में, अब वो आप क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका पेन टूल यूज़ होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। ओके जी, आप लोगों को शेप बिल्डर दिखाने के लिए मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक शेप्स क्रिएट करता हूँ थोड़ी सी, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि शेप बिल्डर टूल काम कैसे करता है। इनको डिफरेंट कलर दे लेते हैं। ओके, ठीक है जी, ये हमारे पास 3 शेप्स हैं। नॉर्मली हम लोगों ने अगर इनको कट डाउन करना हो या इनको यूज़ करना हो, उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपल पाथ फाइंडर को यूज़ करते हुए इनको कट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक और हमारे पास टूल मौजूद है जिसका नाम है हमारे पास शेप बिल्डर टूल है। अगर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है शेप बिल्डर टूल का, ठीक है। शिफ्ट एम से भी आ जाएगा। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास
इस तरह से कुछ ऑप्शंस दे रहा है। अगर मैं किसी भी जगह पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे टेक्सचर बना रहे थे एक अजीब सा। अब ये शेप बिल्डर टूल काम कैसे करेगा, मैं अगर इस सबको एक शेप बनाना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करके ड्रैग करता जाऊँगा और इस सबको एक शेप में ऐड कर दूँगा और अब ये कंप्लीट एक शेप बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं जस्ट टॉप वाले दोनों को एक शेप बनाना चाहता हूँ, मैं क्लिक करके यूँ ड्रैग करूँगा तो ये टॉप वाले हैं, ये दोनों एक शेप बन जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से, ये देखें, ठीक है, टॉप वाले जो दोनों थे वो एक शेप बन गए। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसमें कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, बाकी ये दोनों रह जाएंगे। क्लिक करके यूँ ड्रैग करूँगा तो ये दोनों एक शेप बन जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मली आपके पास जो पाथ फाइंडर है उसका एक अल्टरनेट समझ लें, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को यूज़ करते हुए मैं एक आपको शेप बना के दिखा देता हूँ ताकि आप उसको बनाते हुए प्रैक्टिस कर लें और आपके जो शेप बिल्डर है उसका भी काम हो जाए। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे एलिप्स टूल यूज़ करते हुए यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने एक शेप क्रिएट की। ठीक हो गया। अब मैं पाथ फाइंडर से भी इसको डोनट शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कि माइनस फ्रंट करूँगा तो ये जो शेप है कट हो जाएगी और यही चीज़ मैं शेप बिल्डर से भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा तो ये इसके अंदर से यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मैं ये कंप्लीट कर लूँ तो आपके कमेंट्स पे आता हूँ। अब इसी को यूज़ करते हुए मैं एक छोटा सा ग्राफिक क्रिएट कर लेता हूँ। ये आ जाएगा आपके यहाँ पे और ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया, इन दोनों को अलाइन टू मिड कर लेते हैं, अलाइन टू सिलेक्शन और मिड में। ठीक हो गया, और इन दोनों को इसके सेंटर में, ये ठीक हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने यहाँ पे अब यूज़ करेंगे हम लोग अब इन सब याद रहे जब भी शेप बिल्डर टूल यूज़ करना है आपने चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है। अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो माइट भी अप्लाई ना हो। ठीक है, इन चीज़ों को सारों को सेलेक्ट करना है ताकि शेप बिल्डर को पता हो कि आप किस चीज़ पर अप्लाई कर रहे हो। अब शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके जो फालतू चीज़ें हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, तो मेरे पास एक ये शेप इस तरह की बन जाती है। इस शेप को थोड़ा और बेहतर करने के लिए मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और शेप बिल्डर को यूज़ करते हुए यहाँ से ड्रैग करता जा रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, और इधर से ड्रैग करके यहाँ तक और इधर से ड्रैग करके यहाँ तक। ठीक है, ये मेरे पास तीन इस तरह से चीज़ें बन गई हैं। इसको नॉर्मली नॉट कहा जाता है। ठीक है, KNOT नॉट के तौर पे नॉर्मली यूज़ हो रही होती है कि इसमें हम अब कलर करेंगे तो आपको और ज़्यादा शेप क्लियर हो जाएगी। कलर हम करते हैं इनमें ग्रेडियंट ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आएंगे ग्रेडियंट में और उसके बाद सिंपल यहाँ से पिंक कलर और यहाँ पे डार्क ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने एक शेप क्रिएट हो जाती है। आप बेशक इसको ग्रुप करें, इसको यहाँ से छोटा करें। ठीक है, इसको अलाइन टू हार्डबोर्ड करें सेंटर में और इसके नीचे आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लें। ठीक हो गया। कोई भी टेक्स्ट दे दें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट ही दे देते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आप लोगों का एक बना बनाया लोगो बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मेथड है। अब आपकी वीडियो में ये चीज़ सेव होगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑडी का लोगो भी बन सकता है जी, बिल्कुल। ठीक है, ओलंपिक्स के 5 रिंग्स वगैरह जो भी चीज़ आप बनाना चाहें आपके शेप बिल्डर टूल के साथ ये तमाम चीज़ें बन सकती हैं। हमने कैसे बनाया है ये पूरा मेथड मैंने वीडियो में सेव कर दिया है, आप वीडियो में फॉलो कीजिएगा। ना बना तो कल दोबारा करवा दूँगा। ठीक है, अभी क्योंकि टाइम कम है मैं जल्दी से आप लोगों के साथ ये पहले कंफर्म कर दूं कि हमने सारी चीज़ें यहाँ से कवर कर ली हैं। ठीक है, इनको मैं वापस ब्लैक कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा आप देख लो कि इनमें कोई चीज़ रह ना जाए। मैं आप लोगों के साथ साथ कमेंट्स देख लेता हूँ। अच्छा जी, सर ग्रेडियंट में कलर नहीं शो हो रहे, एक बार फिर बता दें। ग्रेडियंट आप लोगों के जो हैं कलर जहाँ पे शो नहीं हो रहे, सिंपल आप यहाँ से जाओगे,
अगर आपके शो नहीं हो रहे कलर, इधर डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, जो कॉर्नर्स है यहाँ पे, और ये आपके कलर आ रहे हैं सारे, ठीक है। आई ड्रॉपर आ रहा है, दूसरे कलर्स आ रहे हैं। अगर शो नहीं होते, आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है आपके ग्रेडिएंट वाले टूल बॉक्स का, ठीक है। इसका मुझे भेजें ताकि मैं बता दूँ, ठीक है। अच्छा, यहीं पे सर प्लीज़ मास्किंग भी करवा दें। मास्किंग मैंने रिसेंटली करवाई है। आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको वीडियो दे दूँगा ताकि आप बैठ के आराम से इसको देखते रहें और आपको मास्किंग क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया सर। बाकी टूल्स नहीं करने हमने। बाकी टूल्स जो हैं वो थोड़े से एडवांस टूल्स हैं, ठीक है। वो हर डिज़ाइन में यूज़ नहीं होते, लेकिन उसके लिए मैं आपको वीडियोस दे दूंगा ताकि आप साथ साथ टूल्स करते रहें। क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, उसके मैं आपको लिंक्स दूंगा साथ साथ, ठीक है। ताकि जो चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है या आप कहीं और से नहीं सीख सकते, उस पर हम ज़्यादा फोकस दें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लेक्चर में टूल जब हम करते हैं तो वो एक दिन तक रहता है, और फिर बाद में अगर आपको टूल करना याद आता है तो वो फिर वीडियो वहाँ मौजूद नहीं होती। इसलिए वीडियोस दूंगा ताकि आप बार बार वीडियोस देख सकें। आज मैं लिंक शेयर करूंगा आपके साथ ताकि आप लोग वो कर सकें। अच्छा, ये डबल क्लिक से भी नहीं शो होते क्या? डबल क्लिक से शो नहीं हो रहा? मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। जिस बच्चे को जो इशू आ रहा है मेरे साथ आप आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप मेरे साथ आएँ। यहाँ पे जो भी मसला है यहीं पे देख लेते हैं। आज आमना सामना हो जाए ज़रा। ओके जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। इसको भी देख लें साथ साथ, इसमें कोई चीज़ रह गई हो उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है ले लें। ये सेकंड स्लाइड है, ठीक है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। हमने वैसे कवर कर ली हैं सारी चीज़ें, ठीक है। आप में से जो ज्वाइन करना चाहता है कमेंट में मुझे बता दें। अगर कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर मैं लेक्चर क्लोज कर देता हूँ। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मैं वेट कर लेता हूँ। सर, अगर बैक वाली शेप डार्क हो और फ्रंट वाली लाइट हो तो कलर अफेक्ट होगा? किस चीज़ का कलर, मतलब किस तरह से अफेक्ट होगा? वीडियो के लिंक आपको आज मिल जाएंगे। आई वांट टू ज्वाइन, जी बिल्कुल आप ज्वाइन करें, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। आप कमेंट्स में लिंक देख लें। डबल क्लिक से भी ग्रेडिएंट शो नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ ताकि मैं देखूँ आपका डायलॉग बॉक्स किस तरह का है, आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। एसवीजी का थोड़ा सा बता दें। एसवीजी का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। हमने जो ट्रेसिंग करके चीज़ बनाई है वो सिंपल एक वेक्टर है, आप जितना मर्जी उसको बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। वो पिक्सल्स में नहीं है, वो पॉइंट्स में है, ठीक है। एसवीजी जो चीज़ होती है वो पॉइंट्स में होती है, इसलिए उसको बड़ा करने से ओवरऑल उसके जो शार्पनेस है वो ख़राब नहीं होती। अच्छा, फ्रंट वाली शेप का कलर ख़राब नहीं होगा। अगर आप शेप बिल्डर टूल से उसको डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका शेप का वो डिलीट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सर, आपको इनबॉक्स किया है, आप काइंडली चेक कर लें स्पैम में ना चला गया हो। अगर आपने मुझे पहले कभी इनबॉक्स किया हुआ है तो फिर स्पैम नहीं जाएगा। एक सेकंड में देख लेता हूँ। शेडो रिपीट कर दें, रिपीट वाला नहीं है हिसाब किताब, जो हमने चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं
वो सारा हम रिपीट नहीं कर सकते, वीडियोस में सेव था। आप लेट आए हो, मुझे इनबॉक्स करो, मैं आपको कोई ना कोई वीडियो दे देता हूँ ताकि आप शेडो कर सको। मुझे इसमें से ये बताएं कि कोई चीज़ हमसे मिस ना होगी। मैंने ये सारी चीज़ें 2-2 3-3 दफ़ा पढ़ाई हैं। अगर आप लेक्चर्स नहीं लेते तो बच्चे, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता एक ही चीज़ बार बार करवा के। ठीक है, एक चीज़ 24 घंटे के लिए आपके पास पड़ी होती है, आप तब भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? सर रीड माई कमेंट। अच्छा, आई एम नॉट एबल टू मेक द कलर वाइट ऑफ शेप, इवन इट शोज कलर इज़ वाइट बट इट्स नॉट वाइट। अगर आपने चेक करना हो, मुझे ये पिक्चर सेंड करें, आप किसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, ताकि मुझे पता हो कि किसकी बात हो रही है। सर सब टूल्स क्लियर हैं, गुड। ये देखें, जिन बच्चों ने सारी क्लासेस ली हैं उनको सारे टूल क्लियर हैं, सिंपल। ठीक है, अगर एक बच्चा भी यहाँ से चीज़ पढ़ के समझ लेता है तो आइडिया हो जाता है कि चीज़ें मैंने सारी पढ़ाई हैं। ठीक है, अगर आप क्लास नहीं लेते या वीडियो लगा के इधर उधर घूम रहे होते हो तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपको पकड़ के बिठा तो नहीं सकता। आप ग्रेजुएट्स हो सारे, करोगे तो आपका फ़ायदा, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है। अच्छा, रिसर्च अटेंडेंस नहीं हो रही, कब से ट्राई कर रही हूँ लिंक पर। आप सर हारून को बता दें कि आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही। सर आपने फ्रीलांसिंग कहाँ से सीखी है? फ्रीलांसिंग मैंने खुद से सीखी है। ठीक है, कोई कोर्स वगैरह कुछ भी कहीं से कुछ नहीं किया हुआ, ये सारे बस अपने धक्के खाए हैं और उसी से चीज़ें सीखी हुई हैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ। प्लेस हम लोगों ने पढ़ा था जी। प्लेस, इमेज को प्लेस करने के लिए हमारे पास ऑप्शन था, जल्दी से देख लें। ये ऑप्शन है प्लेस का। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा क्या करता है, आपको आइडिया हो जाएगा। फाइल में जाकर प्लेस के ऑप्शन से, जो बच्चा शेडो का पूछा था जल्दी से देख लें जी। यहाँ पे इफेक्ट में जाके और स्टाइलाइज में जाके, और ये ड्रॉप शेडो है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद फिर उस पर शेडो अप्लाई करें। इसको थोड़ा सा प्ले कीजिएगा ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए कि हम लोगों ने शेडो कैसे ऐड किया था। अच्छा जी, मेरे पास स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, मैं इनको ऐड करता हूँ। ओके जी, शाहजेब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम महरीन और शाहजेब, आप लोग दोनों लाइव हैं इस टाइम। वालेकुम सलाम सर, आवाज़ क्लियर है? ठीक है जी, महरीन आप भी बता दें अगर आपको आवाज़ आ रही है। यस सर। ठीक है महरीन, आपकी आवाज़ भी आ रही है। ओके जी, पहले हम शाहजेब से स्टार्ट करते हैं। महरीन आप बेशक म्यूट कर दें, नो इशू, मैं आपको बता दूंगा जब आपका टाइम आएगा। शाहजेब आप बताएं क्या इशू है, क्या क्वेश्चन है? सर आवाज़ रिपीट हो रही है, तो आपका जो काइंडली आपका माइक है ना, एक सॉरी, माइक ऑन स्पीकर है। बंद करें ना पहले। जहाँ पे आपकी वीडियो लाइव हो रही है ना, आप उसको बेशक क्रॉस कर दो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका अभी तक लेक्चर्स बहुत ज़बरदस्त गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो जी जी, जी मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, तो नहीं नहीं, शायद आपने करना ये है कि आपका जो जहाँ पे लेक्चर रन हो रहा है ना, आपका जो वीडियो आप देख रहे थे पहले लेक्चर की, उसको क्रॉस कर दो ताकि आपको वहाँ से मेरी डबल आवाज़ ना आए। सर एक अभी देखो, अभी आवाज़ सिंगल आ रही है, डबल आ रही है? ओके, गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। अच्छा, अब अच्छा बताओ। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, लेक्चर्स अभी तक जो सो फार गया बहुत ज़बरदस्त है, और हर ज़बरदस्त। टूल इजीली जो है अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ गई है। तो बस बाकी प्रैक्टिस ही है जो रहती है। सर एक चीज़ ये है, जो आपने ऊपर टूल बार एक ऐड की हुई है, हमारे लेफ्ट पे जो टूल्स हैं उसके ऊपर हमारे फाइल वगैरह के जी, नीचे मुझे टूल बार का नाम बता दें ताकि मैं ऐड कर लूँ, मेरे वो आपके सिंपल इलस्ट्रेटर में ऐड नहीं आ होगी। रही। जी जी, मैं बताता हूँ। आपने सिंपल एसेंशियल्स आ रहा था टॉप राइट पे ना, उस पर क्लिक करके एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करोगे तो वो टूल बार ऐड हो जाएगी। अच्छा, एसेंशियल क्लासिक्स के नाम जी से। जी, अच्छा मिला ठीक है, टॉप मैं पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं सर, फाइल वगैरह इसके इस साइड में किस तरफ से फाइल टॉप है? वगैरह के ना राइट साइड मिल पे गया ऑप्शन मिल है। गया, ठीक है, एसेंशियल वहाँ पे क्लासिक, क्लिक कर ठीक दो। सर। क्लिक आ करवाते गया हैं? सर, जी आ गया सर। चलो आ ठीक हो गया। गया। और कोई क्वेश्चन? जी सर, बस समझ आ गई है सर हर चीज़, बाकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सर काइंडली एक चीज़ छोटी सी वो आपसे हम्म, करवाना भी है, रिक्वेस्ट थी कि सर
जो डिज़ाइन आपने एलिमेंट्स आज वगैरह पढ़ाए हैं, तो सर मुझे ना ज़रा क्लियर नहीं होता डिज़ाइन के बारे में कि एक डिज़ाइन जो है उसमें क्या खासियत है, या हम वैसा देख के तो ज़ाहिर बात है उस जैसा बना हाँ सकते हैं, हाँ मतलब क्रिएटिविटी जो है ना, एक माइंड जो है वो जी डेवलप जी, नहीं हो रहा। उसी मैं के लिए मैंने बेसिकली आपको बोला प्रोग्रामर कि हूँ, आप बताइए मैं ताकि एंड्रॉइड आपको ऐप्स भी सारी बनाता चीज़ें हूँ, वहाँ तो से बस मुझे थोड़ी सी क्रिएटिविटी साइड पे नहीं आता, आ इसलिए जाएगा मैं आ जाएगा। वेबसाइट की तरफ भी नहीं गया। प्रोग्रामर में तकरीबन ऑल लैंग्वेज आती है, हम्म, बस मैं वेबसाइट भी इसी वजह से जाता क्योंकि उसमें डिजाइनिंग ज़्यादा मैटर करती है। तो बस थोड़ा सा एम्फोसाइज कर दीजिएगा, मतलब कोई इशू नहीं, क्रिएटिविटी मैं आप लोगों को स्किल्स। सिखाऊंगा कि आपने कोई डिज़ाइन अगर आप देखते हो ना कि ये डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है, मैं ऐसा डिज़ाइन कैसे बनाऊंगा, तो वो जी जी, चीज़ें हम ब्रेक डाउन करेंगे कि हमें कैसे माइंड में इस तरह के आइडियाज़ आएंगे, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। नो इशू। सही सही, ठीक ठीक है। है, थैंक यू चलें। वेरी मच सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेरीन। मेरीन, आपको आवाज़ आ रही है? अपना माइक अनम्यूट यस करें। यस जी मेरीन, बताइएगा क्या इशू आ रहा है? सर, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो मेरा फ्रीलांसिंग से रहा है, वैसे ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3 मंथ्स का ही है। तो हुआ ये था कि क्योंकि हमारे पास और तो कोई सोर्स है नहीं, तो यूट्यूब पे ही मैंने देखा कि प्रोफाइल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट कर ली। अब स्किल जो है मुझे तब सिर्फ क्योंकि मैंने थीसिस आर्टिकल राइटिंग ये सारा काम किया हुआ था, तो इस तरफ ही मैंने गिग भी बना लिया उसी से रिलेटेड। लेकिन उसमें काफ़ी अरसे तक कोई ऑर्डर नहीं आया, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा यूट्यूब से देखा, तो उसमें मुझे पता चला कि जी फेसबुक से भी ऑर्डर आते हैं, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने से। जी मैंने जी। वो भी ज्वाइन किए, लेकिन फिर भी उसमें भी यही था कि अगर कोई एक भी पोस्ट आती है काम की, तो उसमें भी कोई 100-200 इस तरह से कमेंट्स आ रहे होते हैं जो लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं अपनी स्किल्स। तो उसमें भी ऑर्डर काफ़ी टाइम तक नहीं मिला। फिर एंड में कुछ 1-2 मिले, लेकिन उसमें भी ये था कि तकरीबन कंटिन्यूअस 8 से 10 घंटे का वो काम था, असाइनमेंट्स का ही ऑर्डर मिला। तो उसका मुश्किल से 1000 2000, मतलब 2000 भी मुश्किल से। तो इस तरह से 2 ही ऑर्डर मिले, तो वो बल्कि सेकंड तो 14 टू 15 आवर्स तक का हो गया था काम। तो इसका है मुझे कन्फ्यूजन के, क्योंकि मेरा पहले ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है, तो अब इस बारे में भी ये है कि ये काम तो हम सीख लेंगे, लेकिन फाइवर पे अगर या फिर बाकी जगह पे प्रोफाइल बनाने के बाद भी हमें ऑर्डर्स नहीं मिले, तो क्या इसका भी यही हाल नहीं होगा नहीं जो नहीं, मैं हमारा पहले बताता हूँ हुआ आपको था? अभी इशू क्या चल रहा है। अभी तक जो आपने चीज़ सीखी है ना, वो आपने खुद से सीखी है। ठीक है, जो आपको चीज़ समझ आई, जो आपने वीडियो पे देखी, उस वीडियो को देखी यस जितनी समझ आई आपने वो चीज़ कर ली। लेकिन आपको किसी बंदे ने ये नहीं बताया कि आपकी प्रोफाइल ठीक बनी हुई या नहीं बनी हुई। ऐसा ही है। सर, यस सर, ठीक है। यूट्यूब से ही देख अभी के बना होगा, ली थी। जी अभी होगा इस तरह से कि आप जब सीखोगे ना फाइवर को, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा फाइवर होता किस तरह से है, उसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं जिसकी वजह से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ जब हम पढ़ेंगे और उसके बाद गिग क्रिएट करेंगे खुद से। ठीक है, अगर आपके ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उसको देख लूँगा, अगर उसको दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत है या उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है उसको देखेंगे। इसके अलावा की जो प्राइसेस आपने सेट की हुई हैं वो देखेंगे कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो आपकी प्राइस को साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आप कम पैसे में ज़्यादा काम कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस तरह के इश्यूज आते हैं, क्योंकि आप खुद ही सीख के खुद ही कर रहे होते हो, तो फिर जितनी समझ आती है फिर आप उतना ही काम करते हैं। अभी ये यस होगा सर। कि आप सारे बच्चे प्रोफाइल्स क्रिएट करोगे और सबकी प्रोफाइल्स पे मैं चेक करूँगा कि ये ठीक से बनी है या नहीं बनी हुई, जो कि कोई भी कहीं भी नहीं हो रहा होता, आपको फीडबैक नहीं मिल रहा होता कि मेरी चीज़ ठीक है या नहीं है। तो जब हम सारे यस प्रोफाइल्स क्रिएट कर लेंगे फिर आप सबकी प्रोफाइल पे मैं प्रॉपर फीडबैक दूंगा कि इसमें टैग्स नहीं सही है, इसके डिस्क्रिप्शन में मसला है, इसका टाइटल नहीं ठीक। तो वो सारा कुछ हम जब चेक करेंगे उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। आपको फ़ायदा ये कि आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, तो माइट भी अगर आप माइनर चेंजेस करेंगी तो उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सर, अगर कोई ऑर्डर देने आता है, तो वो जब सर्च करेगा फाइवर पे, फॉर हम्म, एग्जांपल लोगो डिज़ाइन, तो उस पे तो पहले वही प्रोफाइल्स आएंगी ना जो टॉप रेटेड हैं या जो नहीं ऑलरेडी ज़रूरी काम नहीं है। कर रहे हैं। जो फाइवर का एल्गोरिथम है ना वो कुछ इस तरह काम करता है कि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। आपके प्रोजेक्ट्स पहले कितने हुए हुए हैं ये भी मैटर कर रहा होता है, उसके साथ साथ आपके ओवरऑल डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी लिखी हुई है। ठीक है, तो उस सब को अलाइन कैसे करना है आपस में, टाइटल को, टैग को, डिस्क्रिप्शन को, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फाइवर पे कुछ क्लाइंट्स इस तरह के आते हैं जो न्यू डिज़ाइनर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस बंदे का टॉप पे काम आ रहा है उसके पास प्रोजेक्ट भी ज़्यादा होंगे, तो वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता।
तो कुछ क्लाइंट्स की प्रायोरिटी ये होती है कि वो उस बंदे से काम करवाएं जिसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ताकि वो सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट पे काम करे। ठीक है, तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। यस सर। ठीक है, तो सारा ओके कुछ सर। हो जाएगा, वो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। फ़िलहाल आपने काम सीखना है, ताकि कल को जब कोई यस। क्लाइंट आए, वो जो काम माँग रहा है वो हमें करना आता हो। फिर हम जो भी प्राइस से माँगेंगे हम वो कहते हुए भी अच्छे लगेंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए इसके लिए, तो वो चीज़ फिर जस्टिफ़ाई करती है उसको। ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी तक जो एक्सपीरियंस था वो पहले का था, जो होना था हो गया। अभी जो आगे की चीज़ है उसको सीखेंगे हम प्रॉपर, फिर उसको देखेंगे कि क्या चीज़ में ठीक है, क्या चीज़ ख़राब। यस ठीक हो गया? ओके तो परेशान नहीं सर। होना, अभी तक जो एक्सपीरियंस था उसका फ़ायदा ये कि आप आगे की जो चीज़ें हैं वो अच्छे पिक कर सकोगे। और ओके कोई सर। क्वेश्चन हो? नो सर। चलें ठीक है, अभी फ़िलहाल जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको साथ-साथ करते जाएँ। आगे इंशाल्लाह चल के फिर हम लोग आपकी जो प्रोफ़ाइल्स वगैरह हैं उस पे आते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, आप में से कोई और अगर जॉइन करना चाहता है तो मुझे बता दें। अच्छा जी, ओके, 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 तो ज़्यादा सारे कमेंट्स आ गए हैं। सर क्या हम डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड की क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइन एंड समथिंग एल्स कौन से वाली समथिंग एल्स, मुझे वो बताएं। चलें जी, आइसक्रीम वाला भी आज आ ही गया। थैंक्स जी, योर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग। थैंक यू जी, योर हम्बलनेस एंड पेशेंस इंस्पायर अस, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू जी, दुआ किया करें बस कि मेरा पेशेंस बरकरार रहे इसी तरह। ठीक है, अच्छा जी सर, मैं काफ़ी टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा। आप ब्राउज़र अगर चेंज करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे आपके पास लिखा था डिवाइस इज़ नॉट कनेक्टेड, या तो आपका माइक कनेक्ट नहीं है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। आप उसको अलाउ करोगे कि वो माइक कनेक्ट करे, तब ही आप ज्वाइन कर सकते हो। सर पेपाल पे अकाउंट का फ़ायदा होता है, अगर आप बाहर से किसी तरह अकाउंट क्रिएट कर सकते हो पेपाल पे तो बहुत फ़ायदा है उसका। ठीक है, अभी आदिल भी ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन उनकी भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। अच्छा, ये वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जी जी बिल्कुल, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आप बना सकते हैं, नो इशू, ये सब कुछ एक ही फील्ड का है, ऑलमोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। सर फाइवर में मैथ से रिलेटेड भी काम मिलता है? नहीं जी, असाइनमेंट्स वगैरह या क्लास वर्क या मैथ वगैरह इस तरह का काम नहीं है फाइवर के ऊपर। अगर आप इस तरह का गिग क्रिएट करोगे तो आपका गिग बंद हो सकता है। ठीक है, इस तरह का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के मैथ की प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करेंगे या होमवर्क वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपका गिग जो है वो बंद हो सकता है। लोग काम कर रहे हैं बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप काम करो, क्योंकि आज नहीं तो कल अकाउंट ही वो पूरा बंद कर देते हैं। ठीक है।